And to be honest, this is my way of doing the things, but it is not like that. This is the things which I have developed personally. This is what I have done when I was with Big Four and when they have worked with the international framework. Because when we work in this approach, definitely clients care for you and clients pay for you. That is the utmost thing, right? Because most of the time clients feel कि यार ये तो एक ऑडिट ही तो है, मतलब हर साल साइन होता है, इस बार भी साइन होता है, तो क्या फर्क पड़ता है, आपने कुछ, हम ना कोई एंगेजमेंट लेटर नहीं हम लोग साइन करते हैं, कोई हम ये डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं कि क्लाइंट का बिजनेस क्या है, कहाँ तक वो चल रहा है, क्या क्या नए नए उसके ट्रांजैक्शन आते हैं। बिकॉज होता क्या है, जब अगर आप क्लाइंट का बिजनेस थोड़ा अच्छे से समझेंगे ना, एंड आई कैन टेल यू कि it is really going to help you out in doing your audit procedure very easily। मैं एक बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। व्हेन वी स्टार्टेड इन दुबई एंड वी अप्रोच द क्लाइंट, तो क्लाइंट ने सबसे पहले पूछा, क्योंकि दुबई में वैट आ गया था, तो क्लाइंट ने बोला वैट, हमने भी वैट बेचना शुरू किया। तो क्लाइंट ने छूटते बोला वैट क्या सालिक पे वैट का क्या ट्रीटमेंट होता था। अब उस सिचुएशन में सिंस 8 साल, हम 7 साल मैंने ऑडिट में काम किया हुआ है, अब हमें सालिक भी नहीं पता, तो कमेंट कैसे करेंगे कि सालिक पे वैट है या नहीं है। In that situation, the audit skills helped me out in going through that situation, and by God grace वो हमारा client बना for the VAT implementation and VAT support। तो audit एक ऐसी पावर है कि जब भी हम काम करें, we should have a thorough understanding of the business। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस ये नहीं कि वो माल क्या खरीद रहा है, माल क्या बेच रहा है, वो तो ठीक है, आप उसके अंदर एक्सपर्ट बन भी नहीं सकते हो कि जिस प्रोडक्ट में वो डीलिंग करता है और जिस प्रोडक्ट में वो सेल आउट करता है। आपको कहीं ना कहीं उसके सराउंडिंग रिस्क और सराउंडिंग बिजनेसेस पता होने बहुत जरूरी है, तभी हम एज एन ऑडिटर कमेंट कर सकते हैं। आई गिव यू फ्यू इंस्टेंसेस व्हेन वी डिस्कस दी वेरियस कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि कोविड-19 इम्पैक्ट्स भी आप तभी फाइनेंशियल्स के अंदर लिख पाओगे और डॉक्यूमेंट कर पाओगे अगर आपको उसके बिजनेस के बारे में जानकारी है। तो पहला ऑडिट अप्रोच बेसिक, एक एंगेजमेंट लेटर जरूर साइन कीजिए, इट इज मस्ट। इवन आप स्टैट्यूटरी ऑडिट 20 साल से भी क्यों नहीं हो उस कंपनी के, बट आप उसका एक एंगेजमेंट लेटर फॉर्मली जरूर साइन कीजिए। दूसरा चीज है कि आप उसका एक अंडरस्टैंडिंग जरूर एक वर्ड पेज पे डॉक्यूमेंट कीजिए। कोई ऐसे लॉ ने कोई फॉर्मेट नहीं दिया, बट हाँ उसके अंदर आपको की रिस्क हमेशा डॉक्यूमेंट करने चाहिए जब भी आप किसी क्लाइंट का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। उससे क्या फायदा होता है, जब भी आपका कोई दूसरा टीम मेंबर ऑडिट करता है तो एज अ पार्टनर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, आप सीधा उसको बोलते हो रीड दिस फाइल एंड कम बैक टू मी। एंड इससे फायदा क्या होता है, जैसे मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हमारे क्लाइंट है, दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स, एंड वी वर आल्सो अंडर एन इंप्रेशन दे आर अंडर द बिजनेस ऑफ द गारमेंट्स, बट इन कोविड-19 दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द पीपी इक्विपमेंट्स। तो ये मुझे किसी ने बोला नहीं कि मैं जाके क्लाइंट से पूछूं, ये तो मेरी मिथ थी कि क्लाइंट का बिजनेस गारमेंट्स का है तो गारमेंट्स का ही चल रहा है। तो ये मिथ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा कि जो ब्रांड हम सोचते हैं वो इसके एक ही बिजनेस के अंदर बिजनेस कर रहा है, ऐसा नहीं है। दे कीप चेंजिंग देयर बिजनेसेस एंड दे कीप इवॉल्विंग अराउंड दैट। तो हमें कहीं ना कहीं ये सब चीजें क्लाइंट से इंक्वायर करनी पड़ती है, अपने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट को अपडेट करना पड़ता है। तीसरा वर्ड मटेरियलिटी। मटेरियलिटी हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में शुरू से डिफाइंड है। हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है जब भी आप काम करें एक लिमिट डिसाइड कर लीजिए, इससे छोटे अमाउंट से नीचे आप चेक नहीं कीजिए, इससे ऊपर के अमाउंट को आप चेक कीजिए। आप जब भी बैलेंस शीट साइन करते हैं, आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं, उसमें बड़ा क्लियर स्पष्ट शब्द में लिखते हैं कि मेरी ऑडिट मेरी फाइनेंशियल्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, राइट, या मेरे फाइनेंशियल्स मिसस्टेट में मटेरियलिटी को मैंने ध्यान रख के फाइनेंशियल साइन की। तो ये सब हम साइन तो कर रहे हैं, बट हमें पता भी है कि हमने मटेरियलिटी क्या रखी हुई है। नेक्स्ट थिंग, हमारे को एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी हम कल आज की डेट में इंस्टीट्यूट थोड़ा अवेयर हो गया है। जिन जिन ऑडिटर्स ने अप्रैल में जून में बैलेंस शीट साइन करी है, आई बिलीव सारे मेंबर्स को ये बात पता होगी या अब पता लग जाएगी कि इंस्टीट्यूट उन फर्म्स का ऑडिट और थॉरली कर रहा है या उनसे ये पूछ रहा है कि आपने ऑडिट प्रोसीजर ऐसे क्या किए कि अप्रैल में जून जब कोविड था किसी के पास डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए नहीं थे और आपने बैलेंस शीट साइन कर दी। बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज ने अपने रिजल्ट पब्लिश करे हैं। बिग फोर कैसे ऑडिट कर रहा है, बिग फोर भी ऑनलाइन डेटा ले लेके ऑडिट कर रहा है, बट वाउचर्स कैसे देखिए ऐसे सिचुएशन में। तो ये सारे क्वेश्चन अब शुरू होने लग गए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा पे अपने डेटा को रखना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने ऑडिट को प्रूव कर सकते हैं कि हमने ऑडिट ठीक से किया है या नहीं किया। ऑल्दो हम करते सब कुछ थोरली हैं, बट हमसे कोई प्रूव करने को बोलते तो वहां पे थोड़ा सा लैकिंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बोलते हैं जब भी हम कंप्लीशन करें तो एक साइन ऑफ जरूर लें एक ऑडिट का, सो दैट मैनेजमेंट को भी पता लगे कि हमने ऑडिट किया। अब आप ये मत सोचिए कि ये प्रोप्राइटर नहीं करते, एलएलपी नहीं करती,
आज हम जिस चीज के फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं, आई कैन टेल यू, आई कैन बेट यू, वो 50,000 की जगह आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं ये आपको एक अटेंड अ फॉर्मल बोर्ड मीटिंग टू एंगेज द क्लाइंट, राइट। एक तो हमेशा ये जो हम कंपनी सेक्रेटरी वाले जो जॉब करने लग जाते हैं, एओसी 4, एमडीटी 7, डायरेक्टर रिपोर्ट हम बनाने पड़ लग जाते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं, लाइक वी आर नॉट दैट मच। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी कैपेबिलिटी में मैं डाउट कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो एज अ ऑडिटर मेरा रोल है, अगर मैं उसको ज्यादा अच्छे से करूँ तो दैट इंक्रीज माई रेवेन्यू ऑल्सो, एंड दैट इंक्रीज दी वैल्यू ऑफ द ऑडिटर इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। आई वांट टू शेयर यू वन स्मॉल पीपीटी। जब हम कोई भी ऑडिट क्लोज करते हैं तो हम एक छोटा सा पीपीटी क्लाइंट को भेजते हैं। इससे क्लाइंट को लगता है कि दिस इज रियली एडिंग अ वैल्यू। लेट मी शो यू द पीपीटी ऑन द स्क्रीन। ये देखिए, जैसे मैंने उस पीपीटी का नाम दे दिया ऑडिट कमेटी प्रेजेंटेशन। ऑडिट कमेटी प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होगा कि उस कंपनी के अंदर, वो लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल होगा। इट्स अ प्रेजेंटेशन बिफोर द बोर्ड। आप बोर्ड मीटिंग प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। तो हमने बोला ऑडिट कमेटी प्रेजेंटेशन। हमने उस प्रेजेंटेशन में लिखा हमारी फर्म ने क्या किया, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या थे, और कंपनी के साथ हमारी जर्नी क्या रही, हमने कंपनी को क्या क्या बैलेंस शीटें दी हैं, राइट। यहाँ पे हमने कंपनी के 3 साल के पिक्टोरियल डायग्राम्स दिए हैं, 2019, 2018, 2017 में क्या है। हमने ये बताया कि हमने जब ऑडिट किया हमें क्या क्या की मैटर्स मिले इस ऑडिट को करते वक्त, कंपनी का मार्जिन क्या आ रहे हैं, क्या हमें कहीं ना कहीं थोड़ा मेथोडोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। ये किसी लॉ में लिखे नहीं है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। जनरली ये जब लिस्टेड कंपनीज एक बोर्ड मीटिंग करती है, वहां पे ऑडिट कमेटी मीटिंग होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर ऑडिटर एक प्रेजेंटेशन रखता है बिफोर द बोर्ड मीटिंग, बिफोर द बोर्ड। बस हम यही चाह रहे हैं कि यही प्रोसीजर हम कहीं ना कहीं अपने भी क्लाइंट के साथ करें, चाहे वो एलएलपी क्यों ना हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप क्यों ना हो, चाहे वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ना हो। इससे क्लाइंट को दिखता है कि आपने वैल्यू एड्स करी है। आप 3 साल का ट्रेंड डिस्कस कर रहे हो क्लाइंट से, एंड दिस इज द वे। Again, this is not a hard and fast rule, but this is only for the, and I suggest don't do the job of company secretary. AOC 4, MGT 7 हमारा रोल नहीं है। Let's not file that. Let's file the let's sign the financial. पहले क्लाइंट साइन करेगा बैलेंस शीट, फिर हम साइन करेंगे। कभी ऐसा नहीं होना कि हम पहले बैलेंस शीट साइन करके क्लाइंट को भेज दें और क्लाइंट फिर क्लाइंट साइन कर रहा है। तो let's have a proper procedure for doing this whole audit process. I can tell you कि जो चीज हमें 50,000 पे करती है वो 75 या 1 लाख में एंड होगी। बिकॉज दिस इज ऑल अराउंड। सी बिग फोर क्यों ज्यादा चार्ज करता है, वो इसलिए बिग फोर ज्यादा चार्ज नहीं करता कि उधर हम जैसे लोग और आप जैसे लोग ही काम कर रहे थे। बस द वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द वे दे प्रेजेंट ओवर द टेबल ऑफ द बोर्ड, इट इज सच अ फैंटास्टिक वे कि क्लाइंट उसके लिए पे करता है। और हमें, सी वी डोंट वांट टू बी कॉल्ड आवरसेल्व्स कि वी आर ओनली अ bookkeepers. We want to call ourselves the independent auditors, and these are the things which make ourselves more independent, right? जब भी हम ऑडिट करें, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, दिस आर द टर्मिनोलॉजी यूज इंटरनेशनली। मैं जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सारे इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हैं। ये सब चीजें हम यूज करते हैं तो क्लाइंट को लगता है कि मेरा ऑडिटर इज वेल वर्स्ड विद द न्यू थिंग्स, he knows many things, so this is the only way of doing the best practices. So kick off meeting whenever you start the audit। जनरली हम ऑडिट जब भी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो जीएसटी ऑडिट हो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि जीए स्टैट ऑडिट के लिए प्रिंसिपल है, कोई भी ऑडिट करो, आप बोलो सर लेट्स हैव अ किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग मतलब एक पहली चिल अप मीटिंग होती है जिसमें आप क्लाइंट से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी टाइप की मीटिंग होती है टेक स्टॉक मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं अपना स्टेटस बताओ। अभी स्टेटस बताओ पुराना हो गया टेक्निक, अब हम बोलते हैं टेक स्टॉक मीटिंग करते हैं हर वीक, हर महीने, हर 15 दिन में लेट्स हैव अ टेक स्टॉक मीटिंग। तो दीज आर द फ्यू टर्मिनोलॉजी। थर्ड थिंग दैट मीटिंग विद दो चार्ज विद गवर्नेंस। अब बोलने के लिए तो बड़ा अच्छा सा वर्ड लग रहा है, दो चार्ज विद गवर्नेंस। एंड इन एंड इसका मतलब सिंपल था कि हम एक प्रमोटर के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना समझाने का है कि अगर मैं ये 10 पॉइंट्स को अगर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में डालता हूँ, आपकी इंडिपेंडेंस इंप्रूव होती है क्लाइंट पे, आपकी वैल्यू इंप्रूव होती है क्लाइंट पे, एंड इन सबको करने से एक आपका होराइजन बढ़ता है। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों में घुस जाएंगे तो हम ऑब्वियसली बड़े पॉइंट्स पे कभी नहीं पहुंच पाते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत चीजें फाइनेंशियल के साथ प्ले करती हैं, एंड लेटर ऑन ये बैंक सब एवरीबडी इज later on put that thing on the auditor. So we don't want to take those things. It's better let's be an independent professional, right? And this is the guidance which is given by the Institute of Chartered Accountants। या मटेरियलिटी अगर आप लेना चाहते हैं तो ये इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा मटेरियलिटी का परसेंटेज दे रखा है कि अगर प्रॉफिट है किसी कंपनी के अंदर या लॉस है किसी कंपनी के अंदर, हियर कंपनी मींस प्रोप्राइटरशिप आल्सो, एलएलपी आल्सो, प्राइवेट लिमिटेड आल्सो, एवरीथिंग, बिकॉज standards of auditing is applicable on
ऑन दी इज एप्लीकेबल ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? तो हमारे ऊपर अगर इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया हो तो हम जो भी ऑडिट करेंगे हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, राइट? इट इज नॉट एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट्स अ साइंस ऑफ ऑडिटिंग, राइट? तो रेवेन्यू के लिए लॉ ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ कि आप 3 से 10% तक का आप एक हेयर कट लेके मटेरियलिटी डिसाइड कर सकते हो। बट बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो लॉस मेकिंग होती हैं, जिनका रेवेन्यू हे वाई होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, लाइक स्टार्टअप। तो उन केसेस में हम रेवेन्यू टेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं कि रेवेन्यू का एक सेट परसेंटेज ले लेते हैं, 1.5% से लेके 2%, एंड बेसिस ऑन दैट वी सेट आवर मटेरियलिटी। मुझे सिर्फ मटेरियलिटी पे थोड़ा सा ग्लिम्स देने थे कि this is how the requirement of materiality is into the picture. And for example, एक कंपनी अगर if they have a profit of say 1 crore rupees, तो मैं बोलूंगा मैं 1 करोड़ का 5% विच इज 5 लाख रुपए, मैं 5 लाख तक की गलती इस फाइनेंशियल्स में एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा 1 रुपए की गलती एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट ऑन अ सेफर साइड हमारा इंस्टीट्यूट बोलता है जो भी आप परसेंटेज निकालते हैं 5%, उसको आप एक हेयर कट दे दीजिए। हेयर कट का मतलब होता है कि चलो इसका 60% हम बियर करेंगे, राइट? तो ऑब्जेक्टिव इज कि जब भी हम ऑडिट करें एक प्लानिंग जरूर हो। प्लानिंग इंक्लूड्स मटेरियलिटी, सेटिंग अप ऑफ द मटेरियलिटी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द मटेरियलिटी चैप्टर, अगर उसके लिए कभी होगा फ्यूचर में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, राइट? अब जब भी हम एक फाइनेंशियल साइन करते हैं किसी भी कंपनी का या किसी भी एलएलपी का, ये कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर हमें स्पेसिफिकली फोकस करना होता है। सबसे पहला है रेवेन्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, की कंपनी की जो रेवेन्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या है। आप आज जितनी भी बैलेंस शीट उठा लीजिए, उसमें हमने स्टैंडर्ड लाइन लिखी हुई है कि हम कंपनी अगर गुड्स के केसेस में है तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, और सर्विस के केस में प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज होगा। अरे आप बताइए ना कंपनी को कि गुड्स हैं क्या और सर्विसेज हैं क्या, किस इवेंट पे कब ट्रिगरिंग हो रही है रेवेन्यू की, बेटर है आप अकाउंटिंग पॉलिसी के उसके अंदर डॉक्यूमेंट कीजिए। मैं बहुत सारी गेमिंग कंपनीज करता हूँ, गेमिंग कंपनीज के अंदर रेवेन्यू ऐसे ट्रिगर नहीं होता है जैसे हम लिख देते हैं गुड्स के केस में ऐसा है और सर्विस के केसेस में ऐसा है। हमें बताना पड़ेगा कि जब कस्टमर विन करेगा गेम को, उसके ऊपर मैं जब कमीशन चार्ज करूंगा, वो कमीशन जब मुझे मिलेगी देन इट इज अ पॉइंट ऑफ टैक्स, पॉइंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अपने को ये चीजों को बहुत ध्यान रखना होता है जब भी हम किसी फाइनेंशियल्स को साइन कर रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि एक बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू ही सबसे की एरिया होता है, राइट? सेकंड थिंग हमारे लिए फिक्स एसेट्स होता है कि हम फिक्स एसेट्स को भी क्लियरली डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। हम लिख देते कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली चल रहा है जबकि रियलिटी में कुछ और चल रहा होता है। तो ये की कंसर्न है कि हमें कहीं ना कहीं क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा, सर ये जो आपने यूजफुल लाइफ ली है, भले आप मेल पे मत अग्री कीजिए, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं आ, एक वर्बल डिस्कशन कर दीजिए कि सर आपने फिक्स एसेट्स की लाइफ क्या ली है, प्रैक्टिकली इसकी लाइफ इतने साल हो ही नहीं सकती, आपने इतनी ज्यादा कैसे ले लिया। आप उसकी फैक्ट्री में जब विजिट करते हैं, उनके प्लांट्स को जब आप देखते हैं, तब आप ये कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने तो वहां पे 10 साल लिखी हुई है, इन मशीन्स को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 साल भी नहीं चलेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें एक फाइनेंशियल्स को हेल्दी बनाने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। और ये कोविड-19 आ गया तो और ज्यादा हमें भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साइन की हुई बैलेंस शीट इज बीइंग रिलाइड बाय द बैंकर्स, बाय द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। मान लीजिए किसी कंपनी ने, इन्वेस्टर ने पैसा लगा रखा है, वो स्टार्टअप है, तो हमें बहुत क्लियरली, देखिए मेरा फोकस ये नहीं है कि आप बैलेंस शीट का एरियल फॉर्मेट रखते हो, कौन सा फॉर्मेट रखते हो, ऊपर कंपनी के नाम को कितना सुंदर लिखते हो, वो मेरा कभी परव्यू नहीं रहता। मेरा सिंपल सा परव्यू ये रहता है कि हम अपनी जो चीजें हैं उसको इतना इलेबोरेट करके लिखें कि थर्ड पार्टी को समझ आ जाए कि हम ये बैलेंस शीट किस बेसिस पे साइन कर रहे हैं, क्या क्या चीजों में क्या क्या हर्डल्स हैं, राइट? नेक्स्ट थिंग कि मैंने बहुत सारी बैलेंस शीट्स में हमने ये चीज देखी कि वेबसाइट्स के खर्चों को कभी वो पीएनएल में चार्ज कर देते हैं, कभी बैलेंस शीट में चार्ज कर देते हैं। इसके ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट ने AS 26 बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कौन से केसेस में आप वेबसाइट को कैपिटलाइज करेंगे और कौन से दिन के बाद आप वेबसाइट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है जिसके अंदर अभी पेमेंट गेटवे का फीचर नहीं था, मैंने किसी कंसल्टेंट को बुलाया और उसको बुलाया उसमें पेमेंट गेटवे इंस्टॉल कर दो सो दैट मेरे को ऑटोमेटिकली पेमेंट आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस कंसल्टेंट को जो पैसे दूंगा दैट विल बी चार्ज टू द बैलेंस शीट, मैं उसको कैपिटलाइज कर दूंगा। हम लोग बहुत सारे कंपनीज की व्यू ये आते हैं कि नहीं नहीं सर हमारे लिए तो नया फीचर ऐड हुआ है। आपको AS 26 बड़ा क्लियर बोलता है जिस दिन से आपका वो एसेट रेवेन्यू जनरेटिंग हो जाता है उस दिन आप उसे कैपिटलाइज कर दीजिएगा। उसके बाद से रिलेटेड जितने भी आप खर्चे करेंगे उसको आप पीएनएल में ही चार्ज कर सकते हैं, उसको आप बैलेंस शीट पे नहीं लेके जा सकते। बहुत सारे अपने एम्प्लॉइज की कास्ट को वेबसाइट पर डाल देते हैं। मान लीजिए एक टेक का आदमी है किसी कंपनी के अंदर या किसी एलएलपी के अंदर, किसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। मैं आपको ये बार बार एलएलपी एलएलपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में
जितनी भी कंपनीज जिनमें फंडिंग आउट ऑफ इंडिया से आ रही है और जिनका अल्टीमेटिव मोटिव है कि मुझे डिविडेंड बाहर लेके जाना है, वो एलएलपी खोलती हैं। एलएलपी में कंप्लायंसेस कम है, कंपनीज एक्ट की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती एलएलपी के अंदर। तो ये जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड ना लेके प्रॉफिट शेयर लेते हैं। प्रॉफिट शेयर पे कोई इनकम टैक्स का प्रॉब्लम ही नहीं है। So they feel safe. Nowadays, people are more focusing on the LLP rather than going into the private limited company, specifically जहाँ पे फंडिंग्स आती है, राइट? या फंडिंग आ जाएगी प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड के नीचे खुल जाती है एलएलपी और एलएलपी से सारा ये बिजनेस होता है, जितनी भी ये फंड बेस्ड कंपनीज होती है, राइट? तो ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट्स होती है, इस पे ये मैं सिर्फ आपसे की एरियाज बता रहा हूँ जहाँ पे हमें बैलेंस शीट साइन करते वक्त ध्यान देना ही है, राइट? प्रोमो कोड्स आजकल बहुत कॉमन चलता है, हम प्रोमो कोड देते हैं कंपनी अपने कस्टमर्स को या डिस्काउंट्स देते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। जीएसटी में इसका अलग प्रावधान है और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका बहुत अलग प्रावधान है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा इस चीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपए के 100 कूपन बांट दिए विच इज कॉस्ट मी 1 लाख रुपीज, बट बेसिस ऑन द पास्ट ट्रेंड ओनली 30% पॉपुलेशन और 30% ऑफ माई कस्टमर यूज द प्रोमो कोड्स। तब इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि सर मैं तो उस दिन कॉस्ट इनकर करूंगा या उस दिन कॉस्ट पालूंगा जिस दिन मेरी सेल होगी। तो जिस दिन मेरे से कस्टमर 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेगा, 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट लेगा, उसमें वो 100 रुपए का प्रोमो कोड मारेगा तो मेरी नेट रेवेन्यू 4,99,900 की हो जाएगी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है नहीं, मैं तो इसकी आज ही एस्टिमेट बेसिस पे कॉस्टिंग पकड़ूंगा। तो राइट अप्रोच, देयर इज नो राइट और रॉन्ग अप्रोच, बट एक्सेप्टेबल अप्रोच यही है कि आप ट्रेंड एनालिसिस लीजिए और प्रोमो कोड की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करवाइए। इससे आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि पिक्चर बहुत फेयर निकल के आती है, राइट? और उल्टा भी होता है, कई बार क्या होता है मैनेजमेंट ऐसे 30% करके प्रोमो कोड डाली जा रही है बट कस्टमर यूज ही नहीं कर रहा उनके प्रोमो कोड्स। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनके पास ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, राइट? एंड वो जबरदस्ती वो प्रोमो कोड बांट रही हैं एंड अपनी बुक्स में एक पीएनएल में हिट करी जा रही है। तो एज एन ऑडिटर हमारे को ये भी चेक करना है कि क्या ये ऐसे एक्सपेंसेस बढ़ते तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये कोई पेमेंट की फॉर्म में या कोई लायबिलिटी की फॉर्म में पे ऑफ तो होना नहीं है। ये तो मेरी रेवेन्यू जब मुझे कस्टमर से मिलेगी उतना अमाउंट लेस होके मुझे मिलेगा। नेक्स्ट इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हमें बड़ा क्लियरली, क्योंकि देखिए बैंकिंग दो ही चीजों पे आपको फंडिंग्स करती है, एक आपकी रेवेन्यू के ऊपर और एक आपकी इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री के अंदर क्या चीजें ऐड होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं ऐड होनी चाहिए, ये बहुत थॉरली आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम जनरली लिख देते हैं कि इन्वेंट्री की जो कॉस्टिंग्स होती है ट्रेडिंग केस में हमने परचेज करी वो उसकी वैल्यूएशन है, और मैन्युफैक्चरिंग के केस में उसको बनाने तक की कॉस्टिंग हम देते हैं। ओवरहेड जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं हम उसमें घुसते ही नहीं है कभी भी, राइट? तो मेरा ये सिर्फ 5 की एरियाज है। एरियाज तो बहुत सारे ऐसे हैं उनका कभी एंड तो हो नहीं सकता, बट ये 5 अकाउंटिंग एरियाज हैं जिन पे हम लोगों को बहुत फोकस करना होता है जब भी हम कोई बैलेंस शीट साइन करते हैं, राइट? एंड अगर मैं बात करूं छोटी कंपनीज की जिनका टर्नओवर 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, तो ये मत समझिए कि वो 2 करोड़ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन फर्क पड़ता है उस दिन बैंकर क्वेश्चन करता है ऑडिटर्स को कि भाई ऑडिटर्स हमने ये कैसे साइन किया, इतना नंबर्स में इतना ह्यूज वेरिएशंस कैसे आ गया, ये चीजें तो हमें पता थी तो आपको क्यों नहीं पता थी? तो इस तरह की क्वेश्चंस वी डोंट एक्सपेक्ट कि हमारे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ ऑडिटर हमारे ऊपर आनी चाहिए, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो एक बैलेंस शीट में देखो, आपकी कंपनी में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए या ना आए, AS15 सेगमेंट रिपोर्टिंग आए या ना आए, गवर्नमेंट ग्रांट्स आए या ना आए, ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग डिस्क्लोजर या नोट्स टू अकाउंट्स मैंडेटरी है बैलेंस शीट में डालना। अब मैंडेटरी का मतलब, ये मैंडेटरी कोई लॉ ने मैंडेटरी नहीं, लॉ ने ऑब्वियसली स्पेसिफाई किया है एसएमसी, नॉन एसएमसी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बट एज एन ऑडिटर ये हमेशा एक करेक्ट पिक्चर शो करता है। एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। AS3 कैश फ्लो से आपको बहुत सारी पोजीशंस पता लग जाती है जब आप एक कंपनी की बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। ऑल्दो कैश फ्लो मैंडेटरी नहीं है छोटी कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए है। ये छोटी कंपनी बड़ी कंपनी क्या है, मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा कि इन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि छोटी कंपनी क्या है और बड़ी कंपनी क्या है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपको टैक्स ऑडिट में भी हेल्प करती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपको आपके जीएसटी ऑडिट में भी हेल्प करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करेंगे तो ज्यादा फायदा है। रिलेटेड पार्टी में आपका जो भी प्रमोटर के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, प्रमोटर से लोन ले रहे हो, प्रमोटर को लोन दे रहे हो, प्रमोटर के रिलेटिव से लोन ले रहे हो, प्रमोटर से रिलेटिव को लोन दे रहे हो,
प्रमोटर के साथ कुछ सेल्स कर रहे हो या प्रमोटर के फैमिली फ्रेंड्स को सेल्स कर रहे हो, ये सब हमें रिलेटेड पार्टी में डिस्क्लोज करना है। दो चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, ट्रांजैक्शंस एंड दी क्लोजिंग बैलेंसेस। बहुत 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 बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग जितने भी टैक्सेस हैं उसको रिलेटेड पार्टी के अंदर जोड़ें या नहीं जोड़ें। प्रेफर्ड ये रहता है ना जोड़ें। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सब्सिडरी होती है होल्डिंग कंपनी की और वो एक ही ट्रांजैक्शन कर रही होती है, तो ऐसे केसेस में आपका रेवेन्यू इंक्लूडिंग टैक्स आ जाएगा और बैलेंस शीट में रेवेन्यू कुछ और आ रहा होगा। तो सजेस्टेड अप्रोच है कि आप विदाउट टैक्स ही लीजिए। बट बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर रिपोर्टिंग्स इस तरह से निकल के नहीं आ सकती कि कॉस्टिंग कितना है और जीएसटी कितना है, तो वो वेंडर वाइज जाते हैं, वो ऐसे नहीं जाते कि खर्चे के वाइज। तो एग्जाम्पल मेरी 10 रिलेटेड पार्टी है, तो मैं 10 रिलेटेड पार्टी का लेजर खोलूंगा और उससे जितने का वॉल्यूम साइन हुआ होगा मैं वो डॉक्यूमेंट कर देता हूँ अपने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में। तो बेटर अप्रोच ये है कि आप विदाउट टैक्स कीजिए। बट अगर हाँ कंपनी के पास सिस्टम नहीं है, जैसे सैप में कभी कभी ये चैलेंजेस आ जाते हैं, टैली में नहीं आते हैं, तो ऐसे केसेस में कंपनीज क्या चाहती है कि सर आप इंक्लूडिंग टैक्स करो, तो हम नीचे नोट डाल सकते हो कि दीज आर द नंबर्स इंक्लूडिंग टैक्सेस, बीट बी जीएसटी, बीट बी वीएटी, राइट। नेक्स्ट थिंग, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी एंड अर्निंग इन फॉरेन करेंसी। आई थिंक इसका इंपॉर्टेंस हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ इतना ही है कि अगर हम किसी बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर और अर्निंग देखते हैं तो हमारा सेकंड क्वेश्चन वहीं खड़ा हो जाता है एज एन ऑडिटर कि सर क्या आपने रिवर्स चार्ज में टैक्सेस पे किए थे इन ट्रांजैक्शंस पे, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया हुआ है। तो कई बार कोई चीज बैलेंस शीट में नहीं होती है और हम कमेंट करना भूल जाते हैं। मान लो आपकी टीम ने ऑडिट किया और उसने ये चीज डॉक्यूमेंट ही नहीं करी कि एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी और अर्निंग इन फॉरेन करेंसी था या नहीं था, राइट। तो आप एज अ पार्टनर आप कैसे इंश्योर करोगे कि ये चीज टेस्ट हुई थी या नहीं हुई थी? तो बेटर है अगर डिस्क्लोजर होगा तो आप उल्टा सवाल पूछ पाएंगे कि आपने रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे किया था फॉर अर्निंग इन फॉरेन करेंसी, अगर सॉरी एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी। अगर अर्निंग इन फॉरेन करेंसी तो आप क्लाइंट से पूछेंगे कि सर आपने क्या एक्सपोर्ट क्वालिफाई किया था, गवर्नमेंट के बहुत सारे इंसेंटिव है, SEIS, MEIS, क्या आपने वो अवेल किए थे? तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है इससे कि हम क्लाइंट के बिजनेस को और जुड़ रहे हैं और हम कंपनी के लिए कैश फ्लो पोजीशन भी लेकर आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज द AS15 डिस्क्लोजर की भी बहुत सारी कंपनीज इतने सारे एम्प्लॉयज रख लेती हैं, ESIPF में होती हैं, नहीं होती हैं, बहुत सारी कमिटमेंट दे दी थी कि हम ग्रेचुटी देंगे या नहीं देंगे। तो बेटर है आप एक्चुरियल वैल्यूएशन कराइए, खुद वैल्यूएशन मत कीजिए क्योंकि हम एक्चुरीज नहीं है। आप एस्टिमेटेड बेसिस पे कोई कॉस्ट मत डालिए। मेरा सजेशन है आप 5 से 10,000 रुपए के एक्चुरियल चार्ज करता है, बेटर है उस कॉस्ट को आप इंक्लूड कीजिए। इससे क्या होता है, एक बेटर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल आता है। कई मैनेजमेंट बोलती है कि सर जब तक 5 साल ना हो जाए मेरे एम्प्लॉय को, मैं तो नहीं बुक करूंगा क्योंकि 5 साल बाद मुझे ग्रेचुटी देनी है। तो जब आप बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न पे साइन कर रहे हो तो ये बात नहीं बोल सकते। बोलो सर फिर आप तो फिर ये बोलना चाह रहे हो एक तरफ आपकी बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो मैं 5 साल के बाद ही बुक करूंगा। तो इस केस में सजेस्टिव अप्रोच है कि आप AS15 का डिस्क्लोजर भी दीजिए, डिटेल डिस्क्लोजर ना दीजिए, थोड़ा सा डिस्क्लोजर दे दीजिए। अब वो डिटेल और थोड़ा सा क्या है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से डिफाइंड है। एंड लास्ट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ऑन गोइंग लिटिगेशन। ऑन गोइंग लिटिगेशन या कंटिजेंसी जितनी भी चल रही है आप बैलेंस शीट में उसको डिस्क्लोज कीजिए। इसका इम्पैक्ट एक जगह नहीं बहुत जगह आता है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी जो कंटिजेंसी नहीं लिखवाना चाहती, मान लीजिए वो फंडिंग के लिए फंडिंग राउंड में जाना चाहती है और उसकी वैल्यूएशन 100 करोड़ निकल के आई है, तो जितना भी कंटिजेंसी आपकी बैलेंस शीट में आ रहा होगा वो सारा का सारा फंडिंग से माइनस हो जाता है। तो उसके लिए आपको कभी फंडिंग देती नहीं है कंपनी। तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है रिलेटेड टू द कंटिजेंसी। इसलिए कोई भी प्रमोटर नहीं चाहेगा कि मेरी बैलेंस शीट में कंटिजेंसी आए, या तो कुछ भी ना आए, जब केस होगा तब देखेंगे। बट एज एन ऑडिटर हमारा फर्ज बनता है कि हम इस चीज को डिस्क्लोज करें। तो इसलिए इसीलिए हम जब भी ऑडिट कर रहे हैं ये 6 डिस्क्लोजर, आप बाकी डिस्क्लोजर तो डिटेल्ड है, बाकी सब में तो बहुत ज्यादा आपको एम्फोसिस करना पड़ेगा, बट ये 6 ऐसे डिस्क्लोजर हैं तो हर बैलेंस शीट में होना ही चाहिए, चाहे वो LLP साइन कर रहे हो, चाहे वो आप एक प्राइवेट लिमिटेड साइन कर रहे हो। ठीक है, मैं ये जितनी भी सब चीजें बोल रहा हूँ मैं आपको एक बार एक लाइव एक बैलेंस शीट खोल के दिखा देता हूँ, सो दैट हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ये जो हम बात कर रहे हैं कैसे होगी या कैसे दिखती है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अगर पार्टिसिपेंट्स के हाथ तक अभी कोई डाउट आ रहा है, या ये सिर्फ देखिए जैसे हमने एक बैलेंस शीट ली, तो इस बैलेंस शीट में हमने कंपनी का नाम दिया ABCD, हमने इसकी इनकॉर्पोरेशन डिटेल दी, इसकी बेसिस ऑफ प्रिपरेशन दी। मैंने अगेन आपसे बोला इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिएगा, आप इनकी रेवेन्यू को डॉक्यूमेंट करने पे ध्यान दीजिएगा कि इनकी रेवेन्यू क्या है। देखिए यहाँ पे भी देखिए हमने स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट दैट इट इज प्रोबेबल द इकोनॉमिक बेनिफिट इज can be measured. The following specific criteria must be met for the revenue recognition.
अब कहीं न कहीं हमें इसको और डिटेल में लिखना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, बट देखिए ये हर बंदा फॉलो करता है, नहीं करता है। ऑल्दो हमने वो चीज़ डिलीट कर दी क्योंकि मैं नहीं बताना चाह रहा था कि मेरे क्लाइंट की क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है। हमने इस क्लाइंट में बताया कि हमने कॉस्ट प्लस मार्कअप अप्रोच रखते हैं, व्हिच इज़ वैलिडेटेड थ्रू द ट्रांसफर प्राइसिंग। यहाँ पे देखिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को बहुत क्लियरली पूछा, कि जब कंप्यूटर में शेड्यूल 2 क्या बोलता है और मैनेजमेंट ने क्या लिया है। फर्नीचर फिक्सचर में मैंने शेड्यूल 2 क्या बोलता है और मैनेजमेंट ने क्या लिया है। तो बेटर है आप डॉक्यूमेंट कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है, सो दैट अगली बार आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप मैनेजमेंट का लिख देंगे, शेड्यूल 2 का नहीं लिखेंगे तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है। इट इज़ मोर ऑफ क्लैरिफिकेशन, राइट? ये देखिए इस तरह से हमने पूरी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिज़ाइन किया है। मैं बोल रहा हूँ बाकी सारे पैराग्राफ स्टैंडर्ड्स हैं, बट ये रेवेन्यू का और डेप्रिसिएशन का ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको नोट्स का पेज दिखा रहा हूँ, लास्ट पेज। ये एक बहुत छोटी बैलेंस शीट है जिसका टर्नओवर राउंड अबाउट 3 करोड़ है। तो इसमें हमने देखिए अर्निंग पर शेयर डिस्क्लोज़ किया, सो दैट पता लग जाए कि कितना हमारे पास इनकम आ रहा है। सेकंड हमने फॉरेन एक्सपेंडिचर और इनकम रिपोर्ट किया, सो दैट पता लग जाए कि कल मेरा कोई जीएसटी में नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है। दैट इज अ बेटर वे, क्योंकि अर्निंग इन फॉरेन करेंसी एंड एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी का और कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला पूरी बैलेंस शीट में, राइट? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में हमने बताया कि रिलेटेड पार्टी कौन है, केएमपी कौन है, होल्डिंग कंपनी कौन है और किसके साथ क्या क्या हमने ट्रांजेक्शन किया। आप देखिए मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस किस-किस तरह की रिपोर्ट करी है, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं अगर हम पार्टनर को, अगर हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं डायरेक्टर को, मैं वो डिस्क्लोज़ करूँगा यहाँ पे। अगर मुझे होल्डिंग कंपनी से कोई इनकम आ रही है, मैं वो भी डिस्क्लोज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है? अगर मैंने होल्डिंग कंपनी से बिलिंग तो कर दी, बट रेवेन्यू नहीं मान रहा हूँ उस इनकम को बिकॉज़ ऑफ द डेफरल कॉन्सेप्ट, तो उस केसेज़ में भी मैं इसको यहाँ पे बहुत क्लियर पॉइंट्स में इसको डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बैलेंसेस डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि कितना मुझे लेना है रिलेटेड पार्टी से और कितना मुझे उसको देना है, रिसीवेबल एंड पेबल। एंड लास्ट थिंग, हम ये हमेशा बोलते हैं कि एक एमएसएमई डिस्क्लोजर ज़रूर दीजिए अपनी बैलेंस शीट में, ऑल्दो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और हमारा जो प्रोविज़न है कंपनी एक्ट का वो मना करता है कि इन केसेस में आप मत दीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिविजुअल कॉल्स होती है ऑडिटर की, बट द मोर यू डिस्क्लोज़ द बेटर सिचुएशन यू आर इनटू, राइट? तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस बैलेंस शीट को दिखाने का ये था कि आप बाकी पूरी बैलेंस शीट जैसे मर्ज़ी बनाइए, नंबर्स में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा क्लाइंट को। बट ये सब चीज़ों को अगर हम जितना अच्छे से डिटेल में लिखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। इस कंपनी में कोई लिटिगेशन नहीं चल रही थी इसलिए मैंने कंटीजेंसी का नोट नहीं दिया, बट अगर जहाँ पे एक लिटिगेशन नोट चल रहा होता है, वहाँ पे हम एक नोट दे देते हैं कि सर यहाँ पे इनकम टैक्स का लिटिगेशन चल रहा है, इसमें ये असेसमेंट ईयर का अगर मान लीजिए लिटिगेशन में भी कोई अमाउंट ही नहीं आ रहा, तो आप लिटिगेशन का नाम बता दीजिए, सर इतना लिटिगेशन है, अमाउंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड एज़ ऑफ नाउ क्योंकि अभी तक शो कॉज़ नोटिस आया है। कम से कम पोज़ीशंस तो क्लियर रहती हैं एज़ एन ऑडिटर। यहाँ तक मैंने सिर्फ अभी आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या चीज़ें हमें एज़ एन ऑडिटर हमें शो करना चाहिए, किन-किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें बेसिकली ध्यान देना चाहिए, वो मैंने बताया है और एज़ एन ऑडिटर हमें किस तरह से क्लाइंट के आगे रिप्रेज़ेंट करना है, एंगेजमेंट लेटर साइन कर लीजिए, मीटिंग्स कीजिए क्लाइंट से, मीटिंग्स के नाम दीजिए, किक ऑफ मीटिंग होने वाली है सर एंड क्लोज़र मीटिंग्स कीजिए, मीटिंग करने के बाद एक प्रेज़ेंटेशन शेयर कीजिए कि सर ये आपकी पोज़ीशन थी, पिछले साल आपने क्यों ऐसा कम किया, इस साल आपने क्यों ज़्यादा किया। आई कैन बेट यू अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, तो क्लाइंट फील्स लाइक यार यू फील माय बिज़नेस एज़ इम्पोर्टेंट। यू आर नॉट ओनली कि मेरा नंबर देखे, साइन करे और चले गए। यू आर इन्वॉल्व्ड इनटू माय बिज़नेस। जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, अपडेट्स देखिए आप आई बिलीव हम सब अपने क्लाइंट्स को अपडेट भेजते हैं। बट पॉइंट ये आता है कि हम अपडेट उसके बिज़नेस को समझ के भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ रहा है इंडिया के अंदर और आ गया है, उसके ऊपर ड्राफ्टिंग चल रही है, उसमें काफ़ी जगह से काफ़ी सारी फोरम्स पे डिस्कशंस हो रहे हैं, राइट? तो वन ऑफ आवर क्लाइंट्स कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, जैसे आप, मैं, हम लोगों का वो डेटा बहुत सारा कलेक्ट करता है। तो उसके अंदर उस डेटा प्रोटेक्शन लॉ ने बोला है कि आपको प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 और स्टेजेस ऑफ डेटा रखना है और प्रायोरिटी 1 आप किसी से भी नहीं शेयर कर सकते और प्रायोरिटी 3 आप शेयर कर सकते हो। तो ये सब बातें ऑल्दो ऑडिट वर्ल्ड से कुछ भी इसका लेना-देना नहीं है, बट एज़ अ ऑडिटर, एज़ अ वेल विशर टू द कंपनी, इट इज़ आवर कोर रिस्पांसिबिलिटी टू इंटीमेट दीज़ काइंड्स ऑफ अपडेट। देखो, जीएसटी की डेट एक्सटेंड हो गई, वो आपके 10 कंसल्टेंट्स को बता देंगे। जो उसकी कोर बिज़नेस की चीज़ें हैं, अगर वो उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, तो डेफ़िनेटली क्लाइंट को वैल्यू ऐड मिलेगा। अब आज की डेट में ये क्लैरिटी नहीं है कि सैनिटाइज़र पे इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूइटी चल रही है। अगर वी आर द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हम लें क्लाइंट को, सर आपका सैनिटाइज़र का ही बिज़नेस है, आप गवर्नमेंट को फ्री दीजिए, आपको सीएसआर का बेनिफिट्स मिलेगा। तो कहीं न कहीं प्रैक्टिकैलिटी में हमें डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। नंबर्स नंबर्स में आई कांट से एनीथिंग बिकॉज़ नंबर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा बेस्ट पर्सन कोई हो ही नहीं सकता।
अभी यहाँ तक अगर कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं। सर एक क्वेरी है हमारे मेंबर प्रांशु की। प्रांशु, हाँ आप जी। अपने आप को अनम्यूट करके क्वेरी पूछ लीजिए खुद ही। सर सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रियांशु जी। सर मेरे को एक क्वेरी थी सर। एलएलपी के अंदर सर आपने बताया कि आजकल कंपनीज एफडीआई कर रही हैं सर। सर एलएलपी के अंदर एफडीआई इज वे बेटर देन इन केस ऑफ अ कंपनी, आई बिलीव। तो सर इसमें कंपनी इसमें कोई कैसे रूटिंग करती है, मैं आपको रूटिंग समझा रहा हूँ। देखिए, इक्विटी कैसे दोगे प्रमोटर्स को, तो इक्विटी तो वो लेते हैं प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, राइट। बट जब ओके उन्हें सर। डिविडेंड चाहिए होता है या उनको कम हेजल्स चाहिए, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कुछ कुछ कंपनीज के। मान लो कोई कंपनी बोलती है कि मुझे पब्लिक से पैसे लेने हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओके। पब्लिक से पैसा नहीं लेती, कंपनी प्रोहिबिट करता है कंपनी से। तो ऐसे केसेस में यस वो यस। एलएलपी खोल लेते हैं। एलएलपी पब्लिक से पैसा ओके लेते हैं। मान लो ये जितने डिपॉजिट्स आप लेते हो, राइट, वो आप, ओके जैसे ये पेटीएम है या ये जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं, इन्होंने तो आरबीआई से लाइसेंस ले लिया, राइट। मान लो मैं एक ओके कंपनी हूँ जो आपको गेम खिलाती हूँ, राइट। अब गेम ओके। खेलने के लिए 500 रुपए 1000 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप गेम खेल सकते हो। तो ऐसे केसेस में आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं खोल पाओगे। प्राइवेट लिमिटेड में आपके ऊपर यस वो सेक्शन कंपनी एक्ट का लग जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, राइट। यस तो सर वो यस ब्रीच हो सर जाता है। तो आज की डेट में जितने भी इन्वेस्टर मॉडल आ रहे हैं इंडिया के अंदर, वो एलएलपी ही यस सर। प्रेफर कर रहे हैं। आप चेक कर लीजिएगा, सर अगर बहुत सारे। सर एक जी। फॉरेनर ने भी इंडिया में सर एक फॉरेनर ने भी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए एलएलपी बेटर मॉडल है, क्योंकि देन ही कैन अर्न प्रॉफिट्स और वो अपने जो जी। प्रॉफिट्स है वो ज्यादा हाँ, इजीली हाँ, ले जा वो पाएगा इस कॉस्ट कंपनी बेनिफिट को। एनालिसिस आप अपने क्लाइंट के लिए करके दीजिए, क्योंकि 33, तो क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड के लिए टैक्स रेट 22% है एंड पार्टनरशिप के लिए 30% प्लस है। तो वो एक चैलेंज हाँ हमेशा रहता है। और एक पार्टनर रेम्यूनरेशन, या वहां पे उसको डायरेक्टर रेम्यूनरेशन चाहिए, तो उसमें उसको एक्सपेंसेस के यस बेनिफिट नहीं मिलते। प्राइवेट लिमिटेड में उसको एक्सपेंसेस यस के बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चरिंग, यस। अगेन, ये जब आप ऑडिट पे आते हैं कंपनी की, तो आप सबसे पहले ये बेसिक चीजें समझे कंपनी की। कंपनी ने एफडीआई क्यों नहीं रूट किया, कंपनी ने क्यों एलएलपी के थ्रू बिजनेस किया, कंपनी ने क्यों प्राइवेट लिमिटेड नहीं ऑप्ट की। ये सब चीजें ओके सर। बहुत जरूरी है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ऑडिटर की सर अपॉइंटमेंट सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है, एलएलपी में कोई फॉर्म नहीं यस। भरता, राइट। नहीं है, हाँ तो सर, और नहीं, यस और सर, आज की थैंक डेट में क्लाइंट चाहे तो आपको रातों रात ऑडिटर चेंज कर सकता है। आज रात आप ऑडिटर यू। हो, यस अगले दिन कोई और ऑडिटर बन जाएगा। हमेशा मेरा एक रूल रहा है, आप कोई भी एंगेजमेंट साइन करो, एक एंगेजमेंट लेटर 3 पेज का, इंस्टीट्यूट की साइट पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। इवन जीएसटी ऑडिट का भी एंगेजमेंट लेटर इंस्टीट्यूट ने दिया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का भी है, टैक्स ऑडिट का भी है। सबके एंगेजमेंट लेटर साइन करो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी जब मैंने इंटरनेशनली काम किया, देखो, आई बिलीव इन वर्किंग मोर ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। जब हम इंटरनेशनल ओके प्लेटफॉर्म्स सर। पे काम करते हैं, तो वहां पर प्रूव ही नहीं होता कि सर मैंने ये सब काम किए। वो एंगेजमेंट लेटर इज द ओनली प्रूफ, टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो एंगेजमेंट लेटर, चाहे वो छोटा क्लाइंट हो, गॉड नोज वो छोटा क्लाइंट कल कितना बड़ा क्लाइंट हो जाएगा, नो बडी नोज। और वो एक छोटा सा जो सर तो इंटेल होगा एग्जिस्टिंग ना, वो हाँ। सर मैं पूछ रहा था, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी में एफडीआई है उसे एलएलपी में कन्वर्ट करने के अगर एडवांटेजेस समझाएंगे इन्वेस्टर को तो जी जी, शायद वो चूज करे इसको कन्वर्ट करने के। एब्सोल्युटली। आप देखिए, उसके लिए अगेन, अब आपको फेमा के भी प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे कि क्या वो फंड्स को वापस लेके यस जाना पड़ेगा, यस नहीं लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि फेमा में यस। ऑटोमेटिक अप्रूवल्स नहीं मिलते इन चीजों के लिए। फेमा में फंड्स लाने के तो अप्रूवल बहुत आसान से मिल जाते हैं, बट ओके सर। एग्जिस्टिंग फंड्स को दूसरी एंटिटी में रोल आउट करना इज अ टफ जॉब, क्योंकि आपको आरबीआई में रिपोर्टिंग करनी होती है, ओके सर, थैंक यू सर, राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मोहित जी, आगे चलें। हाँ हाँ, आगे चलें सर प्लीज। ठीक है। अब हम ये आते हैं कि दो क्लासिफिकेशन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंस्टीट्यूट ने किस तरह से डिजाइन किया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दो भागों में इंस्टीट्यूट ने बांटा है, एक कॉर्पोरेट और एक नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में सिंपल सारी कंपनीज आ जाती है, नॉन कॉर्पोरेट में अदर देन कंपनी। नॉन कॉर्पोरेट में आपकी एचयूएफ, एओपी, आपकी इंडिविजुअल भी, पार्टनरशिप, एलएलपी, ये सब सारी नॉन कॉर्पोरेट में आ जाती है, राइट। और इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम एसएमसी नॉन एसएमसी कैसे डिजाइन करते हैं। एसएमसी का डिजाइन करने का तरीका इंस्टीट्यूट ने दिया है कि एसएमसी वो होंगी जिनकी टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है और इनका डिपॉजिट्स या जिनके लोन्स 10 करोड़ से नीचे के हैं। यानी कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपके पास, वो सारी एसएमसी हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, और जो लिस्टेड नहीं है, और जो किसी लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है। इसके अलावा सारी नॉन एसएमसी होती है। अगर नॉन एसएमसी है तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, और अगर एसएमसी है तो कुछ कुछ रिकमेंडेशन है इंस्टीट्यूट की, और उसको आप लिमिटेड वे ऑफ डिस्क्लोजर कीजिए। जिस तरह से मैंने आपको वो जो 6 डिस्क्लोजर ऊपर बोले, वो लिमिटेड डिस्क्लोजर्स हैं। अब जैसे मैं आपको, without getting into detail, these are the few
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको आप ऑप्शनल बेसिस पे डिस्क्लोज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग तभी फायदेमंद होता है जब क्लाइंट के पास मल्टी लेवल्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है, लेट्स टॉक अबाउट द मीडिया हाउस एनडीटीवी। अब एनडीटीवी न्यूज में भी है और एनडीटीवी क्लोथ्स में भी है। ये बड़ा स्ट्रेंज होगा आप लोगों को सुन के कि एनडीटीवी कपड़े भी बेचता है। तो ऐसे केसेस में सेगमेंट रिपोर्टिंग में हमें अगर वो 10% से ऊपर का क्वालिफाइंग एसेट बनता है तो हमें कहीं ना कहीं AS17 का डिस्क्लोजर उसको देना है। AS15 का डिस्क्लोजर इसलिए देना फायदेमंद रहता है, AS15 का इसलिए फायदेमंद रहता है डिस्क्लोजर देना ताकि हमें एक बार अपनी लायबिलिटी सर्टेन हो जाए कि हमें अपने एम्प्लॉइज को जब हमने वादे किए थे कि हम 5 साल बाद ग्रेचुटी देंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेचुटी नहीं मिलती है। बेटर में ये रहता है आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कीजिए कि सर कि आप कोई LIC का प्लान ले लीजिए या कोई ऐसा प्लान ले लीजिए जिसमें आप ये जो कंट्रीब्यूशन है ग्रेचुटी का आप उसको उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। इवन इनकम टैक्स भी हमारा यही बोलता है कि हम प्रोविजन बेसिस पे एक्सपेंस को अलाउ नहीं करते हैं। हम अलाउ तब करेंगे जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे या अगर आप कोई अप्रूव फंड में पैसा लगाओगे तो वो हमारा अप्रूव फंड हमारे LIC इज बीइंग डिजाइन्ड एज अप्रूव फंड फॉर दी ग्रेचुटी, आप उसमें फंड्स कर सकते हैं। AS19 सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर जो अब आने वाला है जो आपको कोविड-19 में इम्पैक्ट करेगा कि बहुत सारी कंपनीज ने या बहुत सारे ओनर्स ने ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज ले रखी होती है। जैसे मान लो मेरा मॉल में रेंट पे शॉप है और उसका मैंने 5 साल का अग्रीमेंट साइन किया हुआ है एज एन LLP, या मेरी कोई फैक्ट्री है, मेरा कोई वेयर हाउस है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है अपनी बैलेंस शीट में कि मैंने आने वाले टाइम की कितनी कमिटमेंट साइन की हुई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैलेंस शीट की कोई भी यूजर को पता लग जाए कि ये जो कंपनी है इसकी बैलेंस शीट में जो साइंड लायबिलिटीज है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर या इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स, ये तो साइन कर दी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपनी ने किसी के साथ थर्ड पार्टी के साथ एंगेजमेंट तो साइन कर दिया बट वो डिलीवर नहीं हुआ, तो वो कमिटमेंट या फ्यूचर कमिटमेंट्स हम अकाउंट ऑपरेटिंग लीज के अंदर डिस्क्लोज करते हैं सो दैट यूजर कैन हैव अ मोर फीलर कि ये कंपनी ने कितनी, ऐसा तो नहीं है कि अभी तो प्रॉफिट दिख रहा है बट आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इसको पेमेंट करनी है। अर्निंग पर शेयर कोई इम्पैक्ट नहीं करता, अच्छा रहता है डिस्क्लोज करना सो दैट आपको एक वैल्यू पर शेयर पता लग जाए। एंड कंटिजेंसी प्रोविजंस, कंटिजेंट एसेट्स, इसके ऊपर मैं अभी और डिटेल में आने वाला हूँ क्योंकि ये कोविड-19 का सबसे इम्पैक्टफुल एरिया है कि मैं किस चीज को प्रोविजन में डालूंगा और किस चीज को प्रोविजन में नहीं डालूंगा। हर क्लाइंट बोलेगा सर मेरे सारे पैसे रिकवरेबल हैं, आई एम इन अ गुड सिचुएशन, मेरा कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एज एन ऑडिटर हमें बहुत सारी टेस्टिंग्स करनी पड़ेंगी इस बार ऑडिट करने के लिए क्योंकि हो सकता है अगस्त में सितंबर में उनकी दुकान बंद भी हो जाए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बड़ी अच्छी से अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या अच्छे से अच्छा स्टार्टअप हो। और मैं अभी एक ऑडिट रिपोर्ट आपको लेकर आऊंगा, हमारे इंस्टीट्यूट जो हमारे इंस्टीट्यूट ने भी ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव की हुई है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं जहाँ पे हमें कमेंट करना होता है जिसको हम स्टैंडर्डली डिस्क्लोज करके यस बोल देते हैं कि दीज आर कंप्लायंट, बट ऑब्वियसली अब दिस इज राइट टाइम टू टेस्ट दोज थिंग्स ऑल्सो। तो अगर आप नॉन SMC हैं, SMC नॉन SMC है तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देंगे, लेकिन अगर आप SMC हैं तो ये कुछ कुछ डिस्क्लोजर आपको लिमिटेड वे में डिस्क्लोज करने हैं, राइट। अब मैं आता हूँ इस चीज पे, ये हमने एक चार्ट बनाया था हमारे यूजर्स के लिए फॉर स्पेसिफिकली फॉर ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जब आ जाता है पिक्चर में तो आप समझिए बॉडी कॉर्पोरेट और आपका नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, आपका HUF, आपका प्रोप्राइटरशिप, आपकी बैंकिंग, आपकी ट्रस्ट, आपकी AOP, ये सारी इसके अंदर आ जाती है। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, क्योंकि इनका तो पार्टनरशिप का तो कोई एक्ट नहीं है जो ये चीज बोलता हो कि आपको ये चीज डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी है, ना कि बैंकिंग एक्ट बोलता है, मैं उस चीज पे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सारे एक्ट्स हैं जो डिस्क्लोजर के बारे में कुछ नहीं बोलते, तो ऐसे केसेस में एज एन हमारे ऑडिटर, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें बोला कि जब भी आप साइन करेंगे आपको ये सब चीजों को डिस्क्लोज करना है फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन। लेवल 1 लेवल 2 को मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ कर देता हूँ, इसमें ज्यादा हम नहीं घुसते हैं। लेवल 1 एंटिटी वो होती है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, यानी कि नंबर 1 कंपनी 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, लेवल 1 आ गई, बट नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट कॉर्पोरेट, ठीक है। लेवल 2 वो होती है जिसका 40 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर है और 50 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, उसको हम बोलते हैं लेवल 2 ऑफ एंटरप्राइजेस। देखिए सिंपल सा इंस्टीट्यूट बोलना चाह रहा है कि जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा डिस्क्लोजर, जितनी छोटी कंपनी उतना कम डिस्क्लोजर। बट एज अ ऑडिटर कई चीजें ऐसी होती हैं जो बेटर रहती है डिस्क्लोज करना,
ताकि कल ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आए कि भाई आपने ये चीज टेस्ट क्यों नहीं की, या ये चीज आपने बताई क्यों नहीं अगर इतनी इंपॉर्टेंट थी। ऐसी कोई चीज जिससे थर्ड पार्टी का डिसीजन चेंज हो जाए, हमारा व्यू यही रहता है कि आप उसको डिस्क्लोज कीजिएगा बैलेंस शीट में। अगर कोई लग रहा है कि पार्टी आपकी सब्सिक्वेंटली ये हो गई है, आपकी आपकी पार्टी क्या बोलते हैं, बैंक करप्ट हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको डिस्क्लोज कीजिए कि इस पार्टी सब्सिक्वेंटली आपकी वो हो गई है बैंक का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेवल 2 को हमने डिफाइन किया कि जिसकी टर्नओवर 40 लाख से लेके 50 करोड़ की है, उसको लेवल 2 बोलते हैं। और लेवल 3 हो गई जिनकी 40 लाख से नीचे है। ये मैंने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है, और हमने एक चार्ट बनाकर दिया है। ऑल्दो इस प्रेजेंटेशन के बाद हम ये चार्ट दे देंगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब पे एप्लीकेबल है। अगर आप बेसिक देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सब पे एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 सब पे एप्लीकेबल है, क्योंकि इन्वेंट्री तो हर कंपनी के पास होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो सिर्फ बड़ी कंपनी के लिए जिनका 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। बट हमारे जो डे टू डे दिनचर्या में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं AS1, AS2, AS3, AS4, 5 यूज नहीं करते। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लाइंट्स हम बहुत कम करते हैं, जहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉस्ट प्लस मार्कअप मॉडल पे होता है। नेक्स्ट है AS10 भी हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो जो रेगुलरली यूज होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको तो इन्होंने बोला मैंडेटरी कर दिया, और जो जो स्टैंडर्ड्स में ज्यादा डिस्क्लोजर है उसके लिए उन्होंने रिकमेंडेटरी कर दिया। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये आ रहा है कि जितने मैंने आपको स्टार्टिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए थे, ये भी हमारे एवरेज हर बैलेंस शीट में ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, और इनको हमें बेटरली ध्यान देना है। देखो, अगर आप 28 सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ के सोचे मैं सब के सब चेक कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप धीरे धीरे इस चीज को प्रैक्टिस को इनकलकेट कीजिए, एंड देन वी स्टार्ट मूविंग कि हमें ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्क्लोज करना है या नहीं करना। आगे चलते हैं। यहां तक अगर किसी के कोई सवाल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड तो मुझसे पूछे, नहीं तो अब मैं एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो जो इम्पैक्ट आएगा कोविड-19 पे मैं वो डिस्कस करना शुरू करूंगा। सर आप कंटिन्यू कीजिए। चलें आगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब हम ये सेक्टर्स, अब हम ये जो हमने आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तो सारी बातें कर ली, और अब हम ये बात करेंगे कि ये जो कोविड-19 आया है इससे किन किन सेक्टर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट आया है, दूसरा कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इम्पैक्ट आया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले एविएशन सेक्टर, वी ऑल नो एविएशन इज इन अ डीप प्रॉब्लम। अगर हम कोई एविएशन साइन करते हैं तो उसके बहुत सारी कंटिजेंसीज हैं, उसको ग्राउंड रेंट्स देने हैं, उसको लीज रेंट्स देने हैं, ये सारे वो कहाँ से पे करेगा, क्या उसको प्रोविजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी पूछो ही मत, कोई होटल में अब जाने वाला नहीं है। ऑयल एंड गैस आप देख रहे हो, प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, नोबडी नोज। टूर एंड ट्रैवल कुछ पता नहीं है कि कमीशन आएगी भी आएगी आपके इनसे, अगर हमारे टूर ऑपरेटर्स क्लाइंट है। फाइनेंशियल, नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, बैंकिंग में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। एंटरटेनमेंट मॉल्स में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि कोई ना मॉल जा रहा है ना कोई कहीं जा रहा है। रियल एस्टेट अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं चल, मतलब कोई नथिंग, नो रेवेन्यूज आर देयर। ऑटोमोबाइल, बट कौन से सेक्टर्स थोड़े से ऊपर उठ रहे हैं मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूँ, क्योंकि हम कई सेक्टर्स के साथ काम करते हैं। जैसे गेमिंग, लोग घर पे बैठे गेम्स खेलेंगे ही खेलेंगे, एंड इट इज, आई एम टेलिंग यू, वन ऑफ द वेरी ग्रे एरिया। गेमिंग जितना ग्रे एरिया है, मतलब हमने सबने ये तो सुनी थी हॉर्स रेसिंग, हमारा इनकम टैक्स हॉर्स रेसिंग से भरा हुआ है, बट आज के डेट में गेमिंग के ऊपर हमारे पास एक भी इलस्ट्रेशन नहीं है, एक भी केस लॉस नहीं है, बहुत कम है। ड्रीम 11, बिकॉज हम लोग गेमिंग के साथ काम कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि गेमिंग इज वन ऑफ द वेरी वेरी एरिया विच इज गोइंग टू बी बूम, इतना रेवेन्यू आने वाला है। एंड सेकंड एरिया इज द एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे बाइजूस आप देख रहे हो कि इनका रेवेन्यू कितने ज्यादा अप हो रहा है, राइट। एंड थर्ड सेक्टर इज द फार्मा सेक्टर। फार्मा में भी मेजर फार्मा रेवेन्यू जो इंक्रीज दिख रहा है अभी तक कंपनीज को, वो दिख रहा है इन टर्म्स टू बेसिक। ना कि अभी सोचो अगर आप हॉस्पिटल में आज की डेट में कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं, नो, कैंसर के इलाज नहीं हो पा रहा है, बट हाँ कोविड की वजह से उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। ये आपके दीज आर द फ्यू सेक्टर विच इज बूमिंग अप इन द मार्केट, राइट। बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स आर। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि ये कोविड-19 की वजह से मेरे कहाँ-कहाँ बैलेंस शीट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इम्पैक्ट आने वाला है। पहला इम्पैक्ट लेते हैं, सबसे पहला AS1 नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि AS1 का मतलब होता है सब चीजें डिस्क्लोज कर दो बैलेंस शीट में। एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। सेकंड इज द इन्वेंट्री, राइट। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के पास इन्वेंट्री होगी, हमारा एक ही सवाल उठ के आना चाहिए,
सर आपकी इन्वेंट्री एक्सपायर तो नहीं हो गई? वो बोलेगा नहीं सर मेरे को तो कंपनी से गारंटी मिली हुई थी, अगर एक्सपायर इन्वेंट्री होगी तो वापस कर देना, राइट? क्या उसकी इन्वेंट्री वापस हुई या नहीं हुई? ये एक सवाल आपको सोचना पड़ेगा। सेकंड थिंग आप पूछोगे कि आपने, अब हो सकता है 31 मार्च में वो इन्वेंट्री 10 करोड़ की हो, क्या वो इन्वेंट्री 9 करोड़ 70 लाख में तो नहीं सेल हो रही? क्या वो इन्वेंट्री 9.5 करोड़ में तो नहीं सेल करी क्लाइंट ने? तो ये सारे सवाल आपको चेक करने हैं। अब आप चेक कैसे करोगे? आप सब्सिक्वेंट देखिए। ऐसा नहीं कि 31 मार्च को बैलेंस शीट में 10 करोड़ हो रहा है तो हम 10 करोड़ साइन करेंगे। हम बोलेंगे सर आज की डेट में रियलाइजेशन दिखाओ। अब वो आपको रियलाइजेशन प्रूव करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं जैसा 100 रुपए में बिकता था आज भी 100 में बिकेगा। ऐसा नहीं है, कोई प्रोडक्ट उस रेट पे बिक ही नहीं रहा अनटिल वो नेसेसिटी प्रोडक्ट ना हो। और उस चक्कर में आप देखिए फ्लिपकार्ट पे इतने सारे फोन्स 40% डिस्काउंट में बिक रहे हैं। यानी कि अगर फ्लिपकार्ट में कोई चीज 40% डिस्काउंट में बिक रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट हो ना 100% पे बिक जाएगा। तो हमें ये चीज ध्यान देनी। सेकंड थिंग हमें ध्यान देना है, अगर हम बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं तो हम एक चीज लिखते हैं कि हमने इन्वेंट्री वेरीफाई करी है। इन्वेंट्री वेरीफाई हुई कैसे? पहला तो क्वेश्चन ये आएगा आपके पास। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आपने बैलेंस शीट में लिख दिया आपने इंडिपेंडेंटली इन्वेंट्री वेरीफाई करिए, तो आपको प्रोसीजर्स और वो डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। यही सवाल अब इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इशू किया हमारे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि अगर आप चाहें तो किसी थर्ड पार्टी ऑडिटर पे भी रिलायंस प्लेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बताता है प्लेसिंग द रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ द अनदर ऑडिटर, राइट? और इसमें बेस्ट पार्ट क्या हो रहा है कि आप दूसरे ऑडिटर आपका आपके आपके बिहाफ पे इन्वेंट्री काउंट करेंगे और आप उसके बेसिस पे रिलायंस प्लेस करेंगे। मैं यहाँ पे आने से पहले एक बार आपको ऑडिट रिपोर्ट का एक शेप दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, ये रही हमारी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है? हमारी ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ होता है कारों में, जिसको हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट देख के भरते हैं, बट कभी कभी मिस आउट हो जाता है। यहाँ पे हम पूछते हैं इन अवर ओपिनियन एन एक्सप्लेनेशन गिवन टू, सॉरी दिस पैरा नंबर 2, जहाँ पे हम बताते हैं कि क्या कंपनी के पास इन्वेंट्री है? यस है। क्या कंपनी इसको फ्रीक्वेंटली वेरीफाई करती है? यस हाँ करती है। अगर आपने ये इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं करी ढंग से और अगर आपको डाउट है कि ये इन्वेंट्री की रियलाइजेशन में इशू है, तो आप कारों के अंदर इस पॉइंट को क्वालिफाई करेंगे। इसको क्वालिफिकेशन बोलते हैं लोग, बट प्रैक्टिकली दिस इज कॉल्ड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू टेल टू द मैनेजमेंट कि सर ये रियलिटी है और मैं यही बोल सकता हूँ, मैं कुछ और चेंज नहीं कर सकता बिकॉज मेरे ऊपर कारो एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर। सेम वे पॉइंट नंबर 1 में आप देखिए मुझे फिक्स एसेट्स के लिए भी कंपनी बोलती है कि फिक्स एसेट्स वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। कितना रेगुलरली वो काउंट होता है वो भी आप डॉक्यूमेंट कीजिए। एंड तीसरा थिंग, क्या मैनेजमेंट ने किया है फिक्स एसेट्स काउंट या नहीं किया? तो ये 2 पॉइंट्स इस बार की रिपोर्ट में थोड़ा सा आप ध्यान देके साइन कीजिएगा, ताकि कल हमारा इंस्टीट्यूट हमसे ना पूछ ले कि आपने बिना इन्वेंट्री वेरीफाई किए ये कमेंट कैसे लिख दिया इसके ऊपर, क्योंकि आज तक हमारे जूनियर्स उसको कॉपी पेस्ट भी कर देते थे कभी कभी, बट इस साल कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। इस बार हमें कारों को थर्ली एक एक पॉइंट को कमेंट करना पड़ेगा कि हमने किया या नहीं किया। कि अगर थर्ड पार्टी पे रिलायंस किया तो हमें बोलना पड़ेगा कि आप प्रोसीजर वी हैव परफॉर्म अ प्रोसीजर दिस इज द रिलायंस ऑफ द थर्ड पार्टी, राइट? और वो थर्ड पार्टी को बोलेंगे कि आप हमें इंडिपेंडेंट एक सर्टिफिकेट इशू करके दो, तभी मैं अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रिपोर्ट दे पाऊंगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स मुझे स्पेसिफिकली आपको बताने थे कि ये इस बार ऑडिट में इम्पैक्ट आपको करेंगे। इन्वेंट्री रिस्क पर से आपको सिर्फ 2 ही रिस्क हैं, एक वैल्यूएशन रिस्क है और दूसरा आपका रिस्क है इन्वेंट्री काउंट का, जिसको हमें मिटिगेट करना है। काउंट किया है तो आप डॉक्यूमेंट कीजिए अपने रिकॉर्ड्स में हमने कैसे किया है। इंस्टीट्यूट कल आपका पीयर रिव्यू करेगा तो वो सबसे पहले यही पूछने आएगा कि आपने इन्वेंट्री किस तरह से की थी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक गाइडेंस इशू करी है। सेकेंड थिंग, हमें इन्वेंट्री पे ये कमेंट करना है कि इसकी रियलाइजेशन उस प्राइस पे हो जाएगी जिस प्राइस पे हमने इसको खरीदी थी। और आई बिलीव कुछ सेक्टर्स होंगे जहाँ पे 100% रियलाइजेशन होगी, नहीं तो बाकी सब सेक्टर्स में ये बिलो द कॉस्ट रिकवर होगी, क्योंकि कंपनीज अब चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपना, अगर आउटडेटेड स्टॉक है तो मुझे उसे सेल ऑफ करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट इज दी कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। आज की डेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन कंटीजेंट लायबिलिटी है या प्रोविजंस है। सिंपल सी बात है, अगर प्रोबेबल रिस्क ज्यादा है तो हम पीएनएल में एक्सपेंस करेंगे, अगर प्रोबेबल रिस्क कम है, अगर उसके चांसेस ऑफ लूजिंग ज्यादा है तो मैं उसको एक कंटीजेंट नोट करके छोड़ दूंगा। अगर इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपकी एक पार्टी है जिनके साथ आपने जिनसे आपने 1 लाख रुपए एज अ गुड्स के रिकवर करने थे, राइट?
लेकिन ड्यू टू दी इकोनॉमिक इश्यूज वो क्लाइंट बोलता है मैं आपके पैसे नहीं देता हूँ, और आपको अब डाउट हो रहा है उस पार्टी पे। ऐसे सिचुएशन में आप उस क्लाइंट का प्रोविजन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बना लीजिएगा, राइट? तभी ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आज की डेट में कोई क्लाइंट आपके पैसे जल्दी देने वाला है नहीं, आपके मतलब कंपनी के जो कस्टमर्स होंगे, राइट? तो हमें वो डिस्क्लोजर प्रॉपरली देना है कि ये प्रोविजन है या ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट एसेट, अब इस पीरियड में तो कोई भी नहीं बुक कर सकता कि सर मेरे को एक फ्यूचर में मैंने किसी का एक काम किया था, उसके मुझे पैसे आने वाले हैं तो मैं उसको इनकम रिकॉग्नाइज करूँ। सॉरी, अगर 100% श्योरिटी है कि वो ये पैसे ले लेगा, तभी आप उसको बैलेंस शीट में इनकम बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि मार्च में इस बार किसी के बिजनेसेस हुए नहीं है, एंड उस मार्च के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनी कुछ ना कुछ या प्रोपराइटर कुछ ना कहीं से एक एंट्री जरूर लेकर आएगा अपनी बैलेंस शीट में, और उसका बेस्ट टेस्ट है क्या सब्सिक्वेंटली उसका पैसा मिल गया उस पार्टी से। दूसरा, क्या उसको कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन था। तीसरा, कि कंपनी ने उसमें जीएसटी और जितने स्टैट्यूटरी लॉज हैं उस पर कंप्लायंस किया है। कहीं ऐसा तो नहीं दिया सिर्फ अपनी नंबर्स को ऊपर करने के लिए उसने 31 मार्च में एंट्री डाल दी और 1 अप्रैल को उसको रिवर्स कर दिया, और 31 मार्च को बोलेगा सर देखो मेरे पास तो साइन कॉन्ट्रैक्ट था, 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है। जिस दिन बैलेंस शीट साइन करेंगे हम, उस दिन तक के सारे इवेंट का इम्पैक्ट अपनी बैलेंस शीट में लेके ही जाएंगे, चाहे वो एक एलएलपी क्यों ना हो। अभी एक बहुत सारा सवाल आ रहा था कि सर मेरी कंपनी के पास तो प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, बट मेरे को आगे लोन लेना है, तो क्या मैं एक रेम्यूनरेशन डाल दूं? आप पूछो सर रेम्यूनरेशन डालो, बट सब्सिक्वेंटली पे करके दिखाओ रेम्यूनरेशन आपने दिए है नहीं दिए, क्योंकि आपको ही पता है कि आपकी कंपनी रेम्यूनरेशन दे ही नहीं सकती अपने पार्टनर को। इसके बाद पैसा ही नहीं होगा, क्या रेम्यूनरेशन देगा वो अपने पार्टनर को? तो बेटर है सर सब्सिक्वेंट टेस्टिंग तो इस बार आप करा के दीजिएगा। हर कंपनी ये चाहती है कि उसकी बैलेंस शीट जल्दी से जल्दी साइन हो जाए ताकि ऑडिटर कम से कम सवाल पूछे, जबकि जितना लेट बैलेंस शीट साइन होगी उतना ज्यादा आपको उस कंपनी की रियलिटी पता लगेगी कि 6 महीने तक अगर जिस पार्टी को पैसे नहीं मिले तो अब क्या पैसे मिलेंगे। तो बेटर है आपका कॉल ये रहेगा सर प्रोवाइड फॉर कर दो। क्यों? क्योंकि इस बार बैलेंस शीट इज गोइंग टू बी इन द बैड शेप। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट बहुत अच्छे शेप में आज पर साइन होगी, तो इसलिए हमें थोड़ा एहतियात बरतनी पड़ेगी और कुछ नहीं। नेक्स्ट है हमारा इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च के बाद आया है तो उसको मैं 31 मार्च में उसका प्रोविजन विजन कुछ नहीं कैरी करने दूंगा, और जो चीज 31 मार्च से पहले एग्जिस्ट करती थी उसका इम्पैक्ट 30 सितंबर या 30 नवंबर तक भी आ रहा है, क्योंकि बैलेंस अभी लॉ ने टैक्स में और काफी जगह में ड्यू डेट बढ़ा दी है, आर में भी शायद नहीं बढ़ाई है, बढ़ जाएगी तो देखेंगे, राइट। ये एक मैंने ये एक आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में, फॉर एग्जाम्पल मानिए एक कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं आपको 1 लाख पीसी सप्लाई करूंगी, राइट, बट कंपनी वो 1 लाख पीसी सप्लाई ही नहीं कर पाई, और उसमें एक डैमेज क्लॉज था कि अगर आपने टाइमली ये सप्लाई नहीं किया तो हम आपसे एक डैमेज की पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो क्या उस पेनल्टी का प्रोविजन हमें अपनी बुक्स में कैरी करना है या नहीं करना है? अब क्या ये इवेंट 31 मार्च में एग्जिस्ट करता था? जी हाँ करता था, क्योंकि वो क्लॉज में साइन था। सब्सिक्वेंटली हमने देखा सर आप वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो आप 31 मार्च की बैलेंस शीट में जाइए और प्रूव। दूसरा मैं सिनेरियो लेना चाहूंगा, मान लीजिए मैंने एक स्पेशल प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है जिसमें मैंने फॉरेन से एम्प्लॉयज बुला रखे हैं और वो प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट, लेकिन क्लाइंट ने मुझे ऑप्शन दे दी, क्लाइंट ने मुझे बोल दिया कि सर अब ये प्रोजेक्ट को आप होल्ड पे डालिए। अब मैंने जिस प्रोजेक्ट पे सोचा था प्रॉफिट होगा, आज वो प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग होना शुरू हो गया। तो लॉस मेकिंग के अंदर आपको प्रोविजनिंग फर्स्ट डे ही करनी पड़ती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आप पहले दिन ही लॉस में साइन करके आते हैं। गवर्नमेंट टेंडरिंग्स में लोग इसलिए करते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप बन जाए या फ्यूचर में रेवेन्यू हो जाए। तो मैं जस्ट आपको एक थॉट दे रहा हूँ कि इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट का आपका कोविड-19 पे आपकी बैलेंस शीट में कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे इम्पैक्ट आएगा। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये सबसे इंटरेस्टिंग हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हमेशा 4 टेस्ट होना ज़रूरी है, तभी आप किसी भी चीज़ को इनकम मान लेंगे। इसमें जीएसटी के, टैक्स ऑडिट के किसी के फंडे नहीं लगेंगे। सबसे पहले हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के फंडे लगेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुपरसीड करता है। आप बैलेंस शीट जब साइन करते हो कंपनीज एक्ट में या पार्टनरशिप एक्ट में, आप अपने इंस्टीट्यूट के दिए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करो, ठीक है। तो हम इनकम टैक्स क्या बोलता है या जीएसटी लॉ उसमें क्या बोलता है, उसको आप सेकेंड लेवल पे देखेंगे। हो सकता है कोई इनकम कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकम है, बट जीएसटी के हिसाब से इनकम नहीं है। तो ये हमेशा हमें दिमाग में क्लियर रखना पड़ता है कि ये अलग अलग हो सकते हैं। तो 4 टेस्ट हमें बहुत जरूरी है। पहली चीज हमारी रेवेन्यू मेजरेबल होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी रेवेन्यू का नंबर्स क्या है। सेकेंड थिंग, रिलायबिलिटी उसी दिन होनी चाहिए जिस दिन मैं उस क्लाइंट के साथ बिजनेस कर रहा हूँ।
थर्ड थिंग, रिस्क रिवॉर्ड मैं उस गुड्स का ट्रांसफर कर चुका हूँ। एंड फोर्थ थिंग कि आपका उस गुड्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये चारों टेस्ट AS9 में ही दिए गए हैं। अगर ये चारों टेस्ट पास हो सकते हैं तभी आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा सर मेरे को ना क्लाइंट ने फोन किया है, उसको मैंने फोन पे एडवाइजरी दे दी है, 1 करोड़ का बिल बन रहा है, 1 करोड़ की मैं रेवेन्यू बुक कर लूंगा। सॉरी सर, आप 1 करोड़ की रेवेन्यू तब तक बुक नहीं कर सकते हो कि आपके पास कोई बाइंडिंग साइन हुआ है क्या आपने 1 करोड़ में डिलीवर किया, प्रूव कीजिए आपने डिलीवर। आप क्लाइंट से साइन ऑफ लगा के दीजिए कि ही इज एक्सेप्टेड योर सर्विस, क्योंकि आपने तो एंगेजमेंट लेटर तक नहीं साइन किया। तो क्लाइंट कोशिश करेंगे इस बार कि मैं 31 मार्च में कोई भी जॉब वर्क इनकम डाल दूं, कर रहा होगा ट्रेडिंग और रेवेन्यू डालेंगे वो जॉब वर्क। तो ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि द हायर द रेवेन्यू हायर विल बी द लोन फ्रॉम द बैंक। तो अब आप ये देख लीजिए, अगर बैंक को कल कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर आके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही बोलते हैं कि यू आर द ऑडिटर्स, वी हैव गिवन द नंबर। तो एक ही सजेशन है कि रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इश्यू होगा, हो सकता है किसी कंपनी का लॉस चल रहा हो बहुत ज़्यादा या उसकी इन्वेंट्री लॉस में आ गई, उसने इंश्योरेंस क्लेम डाल दिया, अब वो इंश्योरेंस क्लेम को अपनी इनकम बना लेगा, तो क्या मैं उसको डालने दूँ इंश्योरेंस क्लेम? नहीं। जब तक इंश्योरेंस क्लेम का सर्टेनिटी लेटर मुझे नहीं मिलता है, तब तक मैं इंश्योरेंस क्लेम का रेवेन्यू नहीं बुक करने दूँगा कंपनी को। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें समझाया गया है कि बिकॉज़ डू नॉट एंटीसिपेट ओनली गेन बट एंटीसिपेट ऑल द लॉसेस, ठीक है ना? तो ये हमारे AS9 ने हमें समझाया है। अब हमें ये चीज़ें ध्यान देनी है जब भी हम कोई रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं या किसी का भी AS9 चेक कर रहे हैं, तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट तो नहीं हुआ? क्या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट टर्म्स तो चेंज नहीं हुई? क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशंस तो नहीं हुई? क्योंकि ये सब चीज़ें करते ही आपके हो सकता है 31 मार्च को आपके क्लाइंट ने आपको बोल दिया हो कि सर जो प्राइस एग्री हुआ था ₹10 पर आवर या ₹100 पर आवर, वो आज की डेट में ₹90 पर आवर हम आपको देंगे। तो ₹10 के हिसाब से आपको रेट्रोस्पेक्टिवली रेवेन्यू गिरानी पड़ेगी। हो सकता है उसका इफेक्ट क्लाइंट 1 अप्रैल में डाले, बट एज एन ऑडिटर आप उसे 31 मार्च में ही डलवाएंगे, राइट? एंड ये सब चीजें रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से है, क्योंकि ये 3 बहुत ज्यादा की एरियाज है हमारी बैलेंस शीट के। एक इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट, दूसरा हमारा का इन्वेंट्री और तीसरा हमारा रेवेन्यू। मैं आगे चलता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बहुत सारी मशीनरीज हैं जो अब खराब हो गई होंगी, ऑब्सोलीट हो रही होंगी, आप उनकी यूजफुल लाइफ को रीअसेस करना आपको बहुत जरूरी है। अदरवाइज अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट एक रॉन्ग पोजीशन शो कर सकती है। अगर कोई फिक्स एसेट्स की यूटिलाइजेशन फॉर एग्जांपल आई शुड से 80% थी या 100% थी, बट पोस्ट कोविड लोग चीजें उसे कंज्यूम ही नहीं करेंगे, तो उसकी यूटिलाइजेशन तो होगी नहीं, बट खड़े बड़े वो मशीन खराब होगी, तो क्या मुझे उसका डिप्रिसिएशन उस रेट से ही करना है या डिप्रिसिएशन का रेट चेंज करना है? तो आपको ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के केस में। फिजिकल वेरिफिकेशन आपको सोचनी पड़ेगी। हो सकता है कई लोगों को आपने लैपटॉप दिए हो, उनके साथ सेटलमेंट हो गई हो कि आप लैपटॉप ले रखिए, हम आपको सैलरी भी पे करेंगे, वट एवर द रीजन इट इज। क्या उसका हमने एसेट रिटर्न ऑफ कर दिया है? क्योंकि हमेशा कंपनी मुझे जवाब देगी कि सर वो तो एसेट मेरा पास मेरा वो एम्प्लॉय है, मेरे को तो वो एसेट वापस मिल जाएगा। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फिक्स एसेट्स में ध्यान देना पड़ेगा जो है इंटेंजिबल। बहुत सारी कंपनी ने वेबसाइट्स बनाई, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाई, पर उनके पास अब ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, लोग उनकी वेबसाइट पे विजिट ही नहीं कर रहे, लोग उनके प्रोडक्ट्स ले ही नहीं रहे, उनकी सर्विसेज ले ही नहीं रहे। तो सर अब आपका तो जो एसेट है वो रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट ही नहीं रहा, उससे आप कोई रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसे केसेस में आपके इंटेंजिबल एसेट को या आपके फिक्स एसेट्स को इम्पेयरमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए? ये सवाल अपने को अपने अब एज ऑडिटर पूछना पड़ता है। मैं आपको जैसे अभी लाइव गेमिंग्स नहीं चल रही है, अभी जो गेमिंग्स चल रही है वो जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच नहीं चल रहा, क्रिकेट मैच नहीं चलेगा तो हो सकता है जो क्रिकेट से रिलेटेड गेम्स होंगी उस पे वो गेम्स नहीं चलेंगे और आने वाला 1 साल नहीं चलेगी, तो किस तरह से वो बिजनेस को आप बोलेंगे कि नहीं ये गोइंग कंसर्न पे चलेगा? तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा कि ये बिजनेस कंटिन्यूड मॉडल पे रहेगा कोविड-19 के बाद, या या 1 सेकंड में लैपटॉप चार्ज लगा लेता हूँ। अगर किसी भी मेंबर की कोई भी क्वेरी है स्पेसिफिकली किसी भी एज से रिलेटेड या कोविड डिस्क्लोजर से रिलेटेड, तो वो प्लीज अपनी क्वेरीज रेडी रखिएगा। एज एंड व्हेन स्पीकर विल अलो टाइम वी कैन आस्क द क्वेरीज। मोहित सर, हाँ जी, मोहित सर एक बार स्पीकर सर से पूछना, एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन से एएस के ऊपर हम स्टडी करें? कोई इशू नहीं। अभी अभी सर विल बी कनेक्टेड ना, विल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, Okay, sir. Thank you, sir. 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 Okay, sir. Thank you
हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी सर। आ रही है? पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क में। अभी ठीक है ना आवाज? अभी बिल्कुल ठीक है आवाज, स्क्रीन भी दिख रही है सर। हाँ, सॉरी। तो मैं आपको यही उस समय समझा रहा था कि इस बार हमें ये AS10 के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैं वापस अपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट की एक बार रिपोर्ट वापस खोल रहा हूँ, जहाँ पे सर एक बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक छोटी सी क्वेरी आई थी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने चाहिए सर? AS26। ओके सर, ओके ओके। एक क्वेरी मैं भी पूछ लूं लगता है मोहित हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछ लीजिए। देवान जी, मैं पवन शर्मा। ये जैसे आपने बताया था, ये मेरी जनरल क्वेरी है। आपने जैसे ये कहा था कि मतलब हमारे पे बहुत ज्यादा एतबार होता है, और वाकई में होता है, स्टेक होल्डर्स का, गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स सबका। अब कोविड की एक स्पेशल सिचुएशन है वर्ल्ड ओवर, जी। तो हम तो आत्मनिर्भर हो गए, तो यानी कि हमारे हमारे ऊपर तो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर्स सब कुछ है ही है। वर्ल्ड ओवर क्या सिनारियो है? कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्सेशन कोई गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से, स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, सीए के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज को लेकर। दूसरा, इससे रिलेटेड ही ऐसा कुछ मैं कर सकता हूं इंडिया में कि मैं नोट दे दूं बैलेंस शीट में कि ड्यू टू द कोविड मेरी ये लिमिटेशंस थी, मैंने ऑनलाइन ऑडिट करी है, उसमें कुछ ये लिमिटेशंस थी, जिसको मैं अगर अगर मैं आगे मेरे जहन में कोई इस तरह की चीज आती है तो मैं इसको रिवाइज भी कर सकता हूँ अप टिल दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ऐसा कुछ प्रोविजंस हमारे यहाँ कुछ लॉ में या सीए इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ? मैं जी। आपको इसमें चीज बता देता हूँ। पहली चीज, एक ना ये बात हम में से, मतलब मुझे नहीं पता कि पता होगी या नहीं पता होगी। आप ये जो बैलेंस शीट साइन करते हैं ना सर, ये हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, बोलते सर ये जाइए जो आप। बैलेंस शीट हम साइन करते हैं ना, हेलो, मेरी आवाज आ रही है पवन जी? हाँ जी, आ रही है सर, बोलते जाइए मैं आप। ये पूछ रहा हूँ जो मैं एक एक करके आपका बात का जवाब देता हूँ। देखिए, पहली चीज, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मैं ऑनलाइन ऑडिट नहीं कर पाया, मेरे पास लिमिटेशन थी। अगर आपको ये चैलेंजेस थे, आप अपनी रिपोर्ट में बहुत क्लियरली स्टेट करेंगे कि आप कौन सी चीज पे प्रोसीजर नहीं कर पाए। सर मैं इंडिया के बारे में तो बहुत क्लियर हूँ कि हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। मैं ये पूछ रहा हूँ, धरती के सारे सीए भी आत्मनिर्भर हो गए या उनको कोई रिलैक्सेशन मिल रहा है गवर्नमेंट या रिलैक्सेशन किसी? कुछ नहीं है, वर्ल्ड ओवर सिनारियो। और दूसरा, मैं क्या ये नोट इंडिया में दे सकता हूँ क्या, कि मैं बाद में इसको रिवाइज कर सकता हूँ? नहीं सर, रिवीजन अलाउड नहीं है। अगर ओके आप रिवीजन करते हो, हमारा पहली बात तो दो चीजें, हमारा कंपनीज एक्ट अलाउ ही नहीं करता सर रिवीजन ऑफ अकाउंट्स। ओके। रिवीजन ऑफ अकाउंट जाना तो उसके लिए बहुत लेंदी प्रोसीजर है। उसके लिए अच्छा आप अपने आप को क्वेश्चन करने जा रहे हो कि सर देखो, मैंने एक चीज साइन की तो मेरे को श्योरिटी नहीं है। हाँ, अगर ये इंडियस अकाउंट्स हो ना, इंडियस अकाउंट्स में आप अकाउंट्स रिवाइज कर सकते हो, वो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियस का बोलता है, बट एएस में नहीं बोलता सर। तो जैसे मान लीजिए कोई चीज छूट गई और आपको उसका इम्पैक्ट डालना है, तो जी। हमारी जैसी बैलेंस शीटों में तो प्रायर पीरियड की फॉर्म में आता है, इन डेज में आप जाके उसे रीस्टेट कर सकते हैं। अच्छा तो देखिए, इसमें मेरा एक ही सजेशन है आपको, जो जो देखिए, एक बैलेंस शीट के अंदर ना हर बंदे को रिस्क पता होते हैं कि कहाँ का रिस्क है। ऐसा नहीं सर पूरी बैलेंस शीट में रिस्क होगा। फरवरी तक तो बिजनेस बहुत अच्छे से किया ना क्लाइंट ने, उसकी जीएसटी रिटर्न भी तो भरी होगी ना क्लाइंट ने। सारा प्रॉब्लम मार्च का है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्च में थोड़ा मेहनत ज्यादा कर लो ना। नहीं सर, कुछ कंपनियां क्वार्टरली भी तो लेती है ना। अब जैसे जून एंड हो रहा है, कोविड का तो पता ही नहीं है, उसमें कुछ थोड़े से सर्टिफाई करनी मैं होती है आपको वैसे चीजें। बता देता हूँ, जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए सेबी ने रिलैक्सेशन तो दिए 31 जुलाई तक आप कर सकते हो, बट जी। उनके ऑडिट्स हो रहे हैं सर। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे पे, हमारा जो सेबी एलओडीआर हमारे ऊपर है, वो ये बोलता है कि आप अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दे सकते हो। तो उस अच्छा। सिचुएशन में आप ये बोल सकते हो कि मैंने लिमिटेड रिव्यू किया है। लिमिटेड रिव्यू ऑडिट्स में हम लोग हाँ वो ठीक। वेरिएंस एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज, ये सब चीजें करते हैं, ऐसे एक एक बिल नहीं खोल के देखते हैं। ठीक है, ठीक, हाँ वो ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जी आगे चलें, या अगर कोई है सवाल तो मैं भी नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए, कोई और क्वेरीज आएंगी तो बाद में देख लेंगे। बस एक चीज, मैं ये चीज बस इतना बोलूंगा कि अब थोड़ा सा ना, देखो सर, ये मैं आपको सही बताऊं,
90% चीजें हम सबको पता है, बस प्रॉब्लम क्या है कि हम उसके सराउंडिंग ढूंढना नहीं चाह रहे। अगर हम उसे थोड़ा सा सराउंडिंग में ढूंढना शुरू कर दें, हम अपने आप ही उनका आंसर देना शुरू कर देंगे। आप 5 मिनट के लिए अपने आप को सीएफओ या एमडी समझा करो, तब आप उस चीज का समाधान बहुत आराम से निकाल देंगे किसी भी क्लाइंट के लिए, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे आप उसके कंसल्टेंट हो, चाहे उसके एडवाइजर हो। ठीक है सर, मैं आगे चलता हूँ। एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा था AS10 में जो बहुत अच्छी चल रही है, अगर आपका अच्छा कनेक्ट है तो आप जरूर कीजिएगा। बहुत सारी बिग 4 जितनी भी हैं, इन लोगों ने इन्वेंट्री काउंट करने से मना कर दिया है। ये बोल रहे हैं कि हम इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकते, ये हमारी चैलेंजेस हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये अपने क्लाइंट्स को भी बोल रही हैं, अगर आपके बिग 4 में अच्छे यार दोस्त हैं, अच्छे कनेक्ट्स हैं, तो आप भी उनको डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये बोल रही हैं कि आप एक सीएफ हम अपॉइंट करके दीजिए, जो मेरे बिहाफ पे इन्वेंट्री काउंट करेंगे। करेक्ट, मेरे बिहाफ पे जब वो इन्वेंट्री काउंट करेंगे तो वो रिपोर्ट भी मुझे ही करेंगे, बट वो चार्ज क्लाइंट को करेंगे। तो मेरे पास भी ऐसे 2-3 असाइनमेंट्स अभी रिसेंटली हम लोगों ने विन किए हैं, जहाँ पे हम डेलॉयट, केपीएमजी, ईवाई को दे रहे हैं असाइनमेंट करके। बट इससे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो अगर मेरे डेलॉयट बिग 4 में जानते-जानते तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इस कंपनी के लिए कर दो, हमारे बिहाफ पे जो भी फी होगी आप चार्ज कर लेना। एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ी, दूसरा मुझे तरीके नए-नए पता लग रहे हैं कि हम किस तरह से इन्वेंट्री काउंट में नए-नए प्रोसीजर्स क्या-क्या हम कर सकते हैं। देखिए, कोई चीज़ को किसी के साथ शेयर करना, एंटी बिग 4 होना, वो सब ये पॉलिटिक्स है, इनमें ना मैं घुसता हूँ, ना मुझे कोई मतलब है। मुझे सिंपल सा मतलब है कि मुझे एज़ अ इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पे क्लाइंट ने अपॉइंट किया है, मेरा एंगेजमेंट लेटर साइन्ड है, मेरी फीस अग्रीड है, मेरे प्रोसीजर सही हैं, मेरी टीम ने काम किया है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस ऑन एंटी और प्रो। सिंपल, आप एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो, आपके जहां जहां बिजनेस कनेक्ट हो सकते हैं आप कनेक्ट कीजिए एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट। बट ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहीं के लिए जहाँ पे थोड़ी रिमोट लोकेशन है, जैसे कोई दूर की कोई कोई गांव हो गया, वहां पे उनका वेयर हाउस पड़ा हुआ है, तो दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द थॉट्स। अगर आप पे है कनेक्ट, आप निकालिए, और मेरे ख्याल से अगले 1 महीना 2 महीना बहुत अच्छा ये रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि अभी वैसे भी हमारी फर्म्स में रेवेन्यू मॉडल्स कुछ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि सारी डेडलाइंस तो एक्सटेंड हो गई हैं। तो एटलीस्ट हम ऑडिट के जो अटेस्टेशन फीचर्स हैं उनको ही कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही है, बट एक ही छोटी सी अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ग्रांट्स पे डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, बट अगर आपके किसी क्लाइंट को गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है ड्यूरिंग कोविड-19, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास, जिन्हें सैनिटाइजर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दे रही है, या कोई संस्थाएं हैं जिनको पैसे मिल रहे हैं कि आप चलो सैनिटाइजर फ्री में बांटो, तो उस केस में सिंपल सा एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। बट कहीं ऐसी हो सकती है कि सर हमें पैसा तो आया सैनिटाइजर, तो इसमें थोड़ा सा हमें अपना एक स्केप्टिज्म लगाना है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ये स्टोरी, राइट। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। बहुत सारी कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट की, एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है, एक होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है। अभी जैसे इन्होंने बोला, अभी एक हमारे पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर मैं एलएलपी एक सब्सिडरी बना देता हूँ होल्डिंग कंपनी की। अब क्वेश्चन है कि अगर सब्सिडरी का बिजनेस चल ही नहीं रहा होगा, तो क्या मुझे उस इन्वेस्टमेंट की इम्पेयरमेंट करनी जरूरी है? क्या मुझे वो रियलाइज होगी? आज मैंने स्टॉक मार्केट में एचडीएफसी का शेयर खरीदा था 1,000 रुपए का, आज की डेट में उसकी कीमत 300 रुपए रहेगी, तो क्या मैं 700 रुपए का प्रोविजन फॉर डिमिनिशिंग इन इन्वेस्टमेंट डालूंगा? हाँ डालूंगा सर, क्योंकि आपको 700 रुपए का नुकसान हो रहा है। आप बोलोगे नहीं मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखे हैं। सर लॉन्ग टर्म छोड़ो, कोविड-19 का इम्पैक्ट है, आप 700 रुपए का प्रोविजन करो। ये तो इसलिए समझ आता है क्योंकि लिस्टेड कंपनी थी। अब लेते हैं अनलिस्टेड कंपनी, जहाँ पे मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े थे, मैंने मान लीजिए किसी के स्टार्टअप में पैसा लगा दिया। आज उसका स्टार्टअप के पास आने वाले टाइम में रेवेन्यू ही नहीं है, और आप बोल रहे हो नहीं नहीं सर मेरी इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख थी वो 10 लाख ही है, उसे मैं जीरो नहीं करूंगा, तो ये गलत है। ऐसे केसेस में आप ये बोलेंगे कि मुझे आप उस स्टार्टअप की बैलेंस शीट ला के दीजिए जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की, मुझे उसकी प्रोजेक्शंस देखनी है। अगर मुझे कंफर्ट लगेगा तभी ही मैं इस इन्वेस्टमेंट को 10 लाख रुपए आपकी बैलेंस शीट में रखने दूंगा, अदरवाइज आई विल कॉल फॉर फर्दर प्रोविजन। क्लाइंट बोलता है जी मैं तो नहीं करता, मैं बोलूंगा ठीक है, तो आई एम नॉट एबल टू कमेंट ऑन द प्रोविजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यही एक, मैं आपको एक हाथों हाथ एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, हमारे ऑडिट रिपोर्ट। कंट्रोल एफ करना, गोइंग कंसर्न ढूंढना, इसके अंदर जो हम सारे ऑडिटर्स हम लोग साइन करते हैं, ये आप इससे पहले की ऑडिट रिपोर्ट्स पढ़ लेंगे, उसमें नहीं है ये प्रोविजन। ये मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर प्रोविजन आए हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द कंपनीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न एंड डिस्क्लोजिंग द एप्लीकेबल मैटर टू द गोइंग कंसर्न एंड इंटेंडेड टू लिक्विडेट द कंपनी। तो आप यहाँ पर इतना बड़ा बोल रहे हो कि कंपनी का गोइंग कंसर्न ओके, इतना बड़ा बड़ा आप बोल रहे हो गोइंग कंसर्न ओके, तो मेरा सजेशन ये है, हर बैलेंस शीट पे गोइंग कंसर्न पे कमेंट आता है, हर बैलेंस शीट पे।
अगर उसके ऑडिटर मान लो, उसको ऑडिटर ने उसको गोइंग कंसर्न बोल दिया कि भैया ये वाला स्टार्टअप तो चलने वाला नहीं क्योंकि इसका कस्टमर बेस जीरो होने वाला है, इसके पास रेवेन्यू है ही नहीं फ्यूचर की। तो ऐसे सिनेरियोज में आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट की, आप बोल रहे हो नहीं नहीं ये अच्छा चलेगा, वो कंपनी बोल रही नहीं नहीं मैं तो बेकार चलूंगी, तो आपको क्या प्रोविजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो हमेशा अगर आप कंसोल अकाउंट्स बना रहे हो तो आपको सब्सिडरीज के बिजनेसेस को ध्यान से देखना पड़ेगा, आंखों पे आंख नहीं डालनी है इस बार, राइट? ये पहले नहीं देखते थे, फर्क नहीं पड़ता था, बट इस बार इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है, असेसमेंट ऑफ द गोइंग कंसर्न। उस गोइंग कंसर्न ने कुछ टेस्ट दे रखे हैं कि आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द थर्ड पार्टी की हाँ देयर रेवेन्यू इज स्ट्रॉन्ग। सेकेंड थिंग कि उसका बिजनेस अगले 1 साल ऑपरेट करेगा। एंड देयर आर 3 टेस्ट, मे बी मैं थर्ड टेस्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट 2 टेस्ट यही थे कि 12 महीने ऑपरेशन होगा नहीं होगा कंपनी का, और कंपनी की फ्यूचर सर्टेनिटी है। अगर वो टेस्ट पास है तो ही हम गोइंग कंसर्न को ओके देंगे, नहीं तो सारी बैलेंस शीट नॉन गोइंग कंसर्न पे बनती है। और अगर बैलेंस शीट नॉन गोइंग कंसर्न पे बनती है तो पूरी बैलेंस शीट का शेप डिफरेंट हो जाता है। आप रिलाइजेबल वैल्यू पे पूरी बैलेंस शीट को बनाते हैं, ना कि कॉस्ट पे। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स में डेटर आ रहा है 1 लाख रुपए का और आपको लगता है डेटर की रिकवरी 10,000 की होगी, तो मैं 10,000 पे बैलेंस शीट में डालूंगा, 1 लाख रुपए नहीं डालूंगा, क्योंकि आपकी गोइंग कंसर्न है ही नहीं। अगर आपकी बुक्स में बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ का आ रहा है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 10 लाख रुपए आ रही है, तो मैं उसे 10 लाख रुपए दिखाऊंगा, 1 करोड़ नहीं। ये होता है बैलेंस शीट को नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाना। हमने बहुत कम लोगों ने नॉन गोइंग कंसर्न पे बैलेंस शीटें साइन की होगी, बट गोइंग कंसर्न पे सभी साइन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। इस मैथमेटिक्स में उसने बोला सर हम आपकी बैलेंस शीट इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि आपको आज ही कंपनी बेचनी पड़ रही है, और उसके बेसिस में एसेट को मैं कॉस्ट पे ना लेके मार्केट जो रिलाइजेबल वैल्यू होता है उस पे ले आता हूँ बैलेंस शीट को, राइट? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस बार ऑडिट रिपोर्ट के एक एक पॉइंट को कमेंट के साथ अपनी टीम के साथ, मेरा सजेशन ये है 5,000 का खर्चा मत चेक करना, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट का एक एक पॉइंट इस बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार कोविड-19 का ज्यादा डीप इम्पैक्ट है, एक एक चीज अच्छे से हमें पढ़नी पड़ेगी, करेक्ट सर? मैं आपको लेके चल रहा हूँ AS 13 पे। जितनी भी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो लिस्टेड में, चाहे वो अनलिस्टेड में, चाहे म्यूचुअल फंड्स में। अब जिसने फ्रैंकलिन के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, अप्रैल में न्यूज आई थी कि फ्रैंकलिन वाला जो म्यूचुअल फंड है वो डिसॉल्व हो गया, आपकी रिकवरी जीरो है। लेकिन सब्सिक्वेंटली हमें दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी है, तो मैं उसको प्रोविजन नहीं कर सकता है। जहाँ पे आपके पास सर्टेनिटी है कि रिकवरेबिलिटी हो सकती है, बट स्टिल अभी तक गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाई नहीं किया है, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक जनरल लाइन दे दी कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे। तो जब तक रिटर्न नहीं है तो वही मेरा सिंपल सा प्रूडेंस कि आप डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन बट एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस का प्रिंसिपल हम फॉलो करते हुए चलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट। अगर आपके किसी क्लाइंट के ऊपर AS 15 एप्लीकेबल हो जाता है और अगर आप उस कंपनी के ऑडिटर्स हैं, तो आपको 3 चीजों में ध्यान देना पड़ता है। AS 15 ये बोलता है अगर आपने किसी एम्प्लॉय को बेनिफिट स्कीम दे रखी है, जैसे कि तौर पे आपने उसको बोला है कि आप ये ले लीजिए, ग्रेचुइटी का बेनिफिट ले लीजिए, 5 साल बाद ग्रेचुइटी किसके ऊपर पे होती है? ग्रेचुइटी बेसिक सैलरी पे पे होती है, लेकिन मैं फ्यूचर प्रोजेक्शन करता हूँ कि ये लोग रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। दूसरी चीज, अगर मान लो वो एम्प्लॉय को 60 साल पूरे हो जाते हैं, तो एक्चुरियल क्या करता है, वो एक डेमोग्राफिक इवैल्यूएशन करता है, जिसके बेसिस पे वो चेक करता है कि मार्केट में कितने लोग रिटायर होते हैं जॉब से, कितने लोग ट्रांसफर लेते हैं जॉब से, कितने लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। कोविड-19 से सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, तो ये ना हो मैनेजमेंट जाके इंक्रीमेंट डिस्क्लोज कर रही हो AS 15 की वैल्यूएशन के लिए, राइट? हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें AS 15 में ये ध्यान देना है कि जितनी भी मैनेजमेंट आपकी एजम्पशंस ले रही हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द एक्चुरियल कॉस्ट, विच कैन बी ग्रेचुइटी, विच कैन बी लीव इनकैशमेंट, ऐसे सिनेरियोज को हमें उसको रीवैल्यू करना है, उसकी एजम्पशंस को रीवैलिडेट करना है, और हमें उसे इंटीमेट करना है अपने एक्चुरियल को। और जब वो क्लाइंट कर रहा हो, आप पहले एडवांस में बोल दीजिए सर इस बार का एक्चुरियल मुझे वैलिडेट कराओ, और दिखाइए कहाँ आपने सैलरी में इंक्रीमेंट किया, आपने तो लोगों को निकाला है। तो ये सारे एट्रीशन रेट, ये सारी चीजें हमें वैलिडेट करनी पड़ती हैं एज एन ऑडिटर। तो इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा, बस इसका यही इम्पैक्ट आने वाला है कोविड-19 पे, और कोई इम्पैक्ट नहीं है इसके ऊपर खास। बोरोइंग्स के ऊपर हमारा अगर मोरेटोरियम पीरियड है
और हम बैलेंस शीट में अगर मोरेटोरियम ले रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट बोरिंग का ही आता है। हम बताएंगे कि हमने हमारा कोई अगर कोविनेंट क्लॉज था, डेट कोविनेंट क्लॉज था बैलेंस शीट में, क्या वो फेल तो नहीं हो रहा कि हम कंपनी ने ईएमआई पे नहीं करी है, 10 ईएमआई पे नहीं की है, बैंक से लेटर सेटिस्फैक्टरी लेटर है या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा ये से है कि आप बैंक को जब इस बार चिट्ठी भेजेंगे, मुझे नहीं पता हम में से कितने भाई लोग या कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉन्फर्मेशन इंडिपेंडेंटली ऑब्टेन करते हैं। मेरा एक ही सजेशन है, अगर नहीं करते तो इस बार तो जरूर कर लीजिएगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाइएगा कि आई एम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी हैज ऑथराइज्ड मी टू ऑब्टेन अ इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन फ्रॉम योर बुक सेल्फ, काइंडली कंफर्म मी द बैलेंस एज ऑन 31st March 2020 along with the other relationship with your बैंक। ये जो अदर रिलेशनशिप विद द बैंक है, इससे आपकी कंप्लीटनेस बचती है। आप तो अगर बैंक से बोलेंगे तो बैंक बोलेगा सर आपने तो बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस पूछा तो मैंने बता दिया, आपने तो मुझे नहीं बोला आप मुझे एलसी बताइए बैंक के पास कितनी है, या बैंक से कोई लोन लिया तो वो बताइए, आपने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं। तो हमेशा हम एक जेनरिक लाइन लिख के भेजते हैं बैंक को कि सर जितने भी बैंकिंग रिलेशनशिप हैं आपके साथ, आप मुझे उसका कंफर्मेशन दीजिएगा। कभी भी बैंक अकाउंट नंबर कंफर्मेशन में मत डालिएगा। अगर आप बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं तो उसका मतलब आप एक गलती कर रहे हैं। आप बैंक को बोल रहे हैं कि मुझे अकाउंट नंबर एक ही कंफर्मेशन दीजिए। अगर आपके पास BCDEF अकाउंट नंबर है, उसके कंफर्मेशन मत दीजिए, तो आपका पर्पस डिफीट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। और जब आप ये दे रहे हैं तो आप बैंक से पूछिए कि क्या कंपनी के पास लोन है। अगर कंपनी को अगर वहां से अफर्मेशन यस है तो आप पूछिएगा कि क्या इनका कोई कोविनेंट क्लॉज ब्रीच तो नहीं हो रहा। अच्छे अच्छे कंपनीज के कोविनेंट क्लॉज ब्रीच होते ही बैंक के पास पावर है कि वो सारा का सारा मनी रिकवर कर सकता है कंपनी से। और ऐसी सिचुएशन में आप बैलेंस शीट को क्लीन दे रहे हैं तो एज एन ऑडिटर वो मेरे लिए गलती है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस प्रोसीजर नहीं है। आपको सिर्फ बैंक से पूछ रही है और अगर बैंक आपको बोल रहा है कि नहीं ब्रीच हुआ तो देंगे, खत्म काम। तो AS16 में हमें थोड़ा सा इस चीज के पॉइंट्स पे ध्यान देना है। एक चीज और है, मान लीजिए आपके कोई क्लाइंट है जो रियल एस्टेट में और वो बिल्डिंग बना रहा है और उन्होंने इंटरेस्ट बैंक से लोन ले रखा है। अब वो बिल्डिंग होल्ड पे हो गई है। अब क्या उस इंटरेस्ट को मुझे क्वालिफाइंग एसेट मानना है या नहीं मानना है, इसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो जो खर्चा आप जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो उस बिल्डिंग, देखो आप तो हर चीज, क्लाइंट तो बोलेगा सर मैं तो जो चीज कर रहा हूँ उस बिल्डिंग के लिए कर रहा हूँ, बट क्या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उसके लिए या नहीं। अगर बोरोइंग कॉस्ट उसके लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, तो ही आप इंटरेस्ट कॉस्ट को उसमें कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे कैपिटलाइज, क्योंकि वो एबनॉर्मल कॉस्ट हो गई और एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती, पीएनएल में चार्ज होती है। तो ये दो एरियाज है आपको बोरोइंग्स में जो थोड़े से ध्यान देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी। बहुत अच्छे से रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज कीजिएगा, बहुत अच्छे से। बहुत सारे रिलेटिव से फंड्स आए होंगे, लोन नहीं है, कंपनी के अंदर सैलरी, किसी से भी पैसे उठा लिए, किसी से भी पैसे दे दिए, पैसे उठाते वक्त बोल दिया डिविडेंड के फॉर्म में दे देंगे एक दूसरे को, लेटर ऑन लोन हो रहा है, कोई कोई क्लैरिटी नहीं है। फंड्स चाहिए थे, उन्होंने उठा के सीधा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, राइट। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। बैंक स्टेटमेंट अप्रैल 22 जिस दिन आप साइन कर रहे हो उस दिन की अच्छे से वैलिडेट कीजिएगा कि प्रमोटर के अकाउंट से पैसा आया गया, क्यों आया क्यों गया, क्या डिस्कशंस थी, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे क्लाइंट पे फंड ट्रांसफर हुआ, उसने बोला उसको फंड्स की जरूरत थी, कोविड-19 था, उसने कंपनी को बोला मुझे डिविडेंड की फॉर्म में दे दो। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने का डिविडेंड था, जितने का उसने पैसा लिया था, उतना ही उसके रिजर्व सरप्लस में आ रहा था। अब क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट मना करता है कि आप एक स्टिपुलेटेड परसेंटेज से ज्यादा डिविडेंड नहीं ले सकते हैं। एक रिजर्व का उसने एक परसेंटेज दे रखा है, बट स्टिल आप 100% दे रहे हो, तो ये गलत है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वहीं पे अलार्म रेज करना है अपने क्लाइंट्स को बोल के कि सर आप डिविडेंड नहीं ले सकते, आप उसे रेम्यूनरेशन लो या सैलरी लो, सैलरी लो तो टीडीएस काटो। तो कहीं ना कहीं ये कॉल वो हो सकता है सितंबर में ले, बट मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसे सिचुएशन में आज अपने क्लाइंट से अपनी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसको अभी से डिस्कस कर लीजिएगा, राइट। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी में जितनी भी इस कोविड-19 में स्लम सेल्स बहुत हुई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस मर्ज हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस मर्ज होने का फायदा ये था ताकि उसके लॉसेस दूसरी एंटिटी में मर्ज हो जाएं। आप अपने क्लाइंट को ये भी एडवाइस कर सकते हैं आज की डेट में कि सर अगर एक ऑपरेशन में लॉस है और दूसरे ऑपरेशन पे प्रॉफिट है, दोनों को आप मर्ज कर दीजिएगा। तभी एक एक सेकंड, मेरे पास ना एक नंबर से बार बार कॉल आ रहा है, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, हेलो।
करण मैं कहीं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँ? सब ठीक है ना? सॉरी देखिए फैमिली से बार बार फोन आ रहा था। तो रिलेटेड पार्टी के अंदर मैंने आपको यही समझाया कि रिलेटेड पार्टी को थोड़ा सा हमें आई वॉच देना है। और रिलेटेड पार्टी में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आता है, मैं आज उसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। कंपनीज एक्ट रिलेटेड पार्टी में बोलता है कि आपको ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू पे डील करना है एक कंपनी का दूसरे कंपनी पे, जबकि जीएसटी लॉ बोलता है, आई थिंक मोहित ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे जीएसटी में। जीएसटी में बहुत सारे कंसल्टेंट्स की अलग अलग कॉल है, कोई बोलते हैं कॉस्ट प्लस 10% कर दो। सर वो आप जो कर रहे हो वो जीएसटी में जो करना चाहते हैं करिए, बट हमेशा कंपनीज एक्ट प्रिवेल ओवर अबव ऑल द लॉ। क्यों? क्योंकि वही आप पहले आरओसी को साइन करके दे रहे हो, वही आप इनकम टैक्स के लिए साइन करके दे रहे हो, तो व्हाई यू वांट टू गिव अ डिफरेंट व्यू फॉर द जीएसटी? ये एक बड़ा प्रैक्टिकल इशू मैंने हमेशा फेस किया है व्हेनेवर वी डिस्कस फ्रॉम द जीएसटी पर से, कि वहां पे तो हम कभी बोलते हैं सर कॉस्ट प्लस 10% भी ले लो, 2% भी ले लो, और जब मैं जीएसटी में जब बैलेंस शीट कंपनी एक्ट में साइन करता हूँ तो मैं बोलता हूँ सर फेयर वैल्यू लो। फेयर वैल्यू मतलब आपने अनरिलेटेड पार्टी को कितने में वो ट्रांजेक्शन किया, अब उसमें अगर आपने 20% मार्जिन किया तो 20% ही दिखाओ ना। तो ये चीज को थोड़ा सा इस बारी आप ढंग से देखिएगा रिलेटेड पार्टी के अंदर, क्योंकि एज एन ऑडिटर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि रिलेटेड पार्टी में आपको कमेंट करना है, और ये हमारा कारों में बड़ा स्पेसिफिकली जाता है कि ऑल द ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टी एज एट आर्म्स लेंथ। आप ये अगर आप बोलेंगे तो मैं आर्म्स लेंथ सेक्शन 180 में मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। सेक्शन 177 एंड 178 हमने बड़ा क्लियरली साइन कर रहे हैं कि सारी ट्रांजैक्शन 177 178 की रिलेटेड पार्टी आर्म्स लेंथ की होती है, और वहां पे हमारा मिक्स व्यू चलता है। देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि आज तक कारों को दूसरे तरीके से पढ़ा जाता था। कारों को मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कारों हमारी एक ऐसी सिचुएशन है जिससे वो हमें हमेशा बचाती है कि हमने वहां पे क्या कमेंट किया। आप पूरी रिपोर्ट कैसे काम कर रहे हो और कारों में क्या काम कर रहे हो, जितना टाइम आप बैलेंस शीट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 1% भी हम कारों में इन्वेस्ट नहीं करते। हमें कम से कम 10% या 15% टाइम है। अपने प्रोजेक्ट अगर 2 महीने का हम ऑडिट करते हैं तो कम से कम 5 दिन सिर्फ कारों में लगाने चाहिए, सिर्फ 5 दिन। वो बहुत वेग सा है, बट आपको कहीं ना कहीं ये कारों ही है जो हमें बचाती है एज एन ऑडिटर, राइट। अब हम वापस आते हैं रिलेटेड पार्टी के बारे में, मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया। AS19 लीज में अगर आपको लीज इनकम आती है क्लाइंट से या कंपनी से, तो अगेन आपके ऊपर डाउट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने आपको रेंट नहीं पे किया होगा, या आपको बहुत सारे मॉल्स ने फीस नहीं पे की होगी, या अगर आप मॉल्स की पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में जो हमने एक कॉस्टिंग चार्ट बनाया था AS20 से AS19 के लिए, वो AS19 के लिए वो अब चेंज हो जाएगा। हो सकता है आपने सब्सिक्वेंटली रेंट रिडक्शन की बात की हो बैंक अपने पार्टी से, एज एन इनकम ऑल्सो एज एन एक्सपेंस। तो मेरा सजेशन सिर्फ इतना है, AS19 पर से कोविड-19 में एक्सपेंस पे ज्यादा हिट है, क्योंकि रेवेन्यू तो जिससे आप बिल करोगे आपको पैसा आता रहेगा, रेवेन्यू एंगल से कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, कॉस्ट एंगल से ज्यादा रिस्क है अगर आपने इसको ऑपरेटिंग लीज माना हुआ है या आपने इसको फाइनेंस लीज माना है, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स ठीक है, डेफर्ड टैक्स अगेन डेफर्ड टैक्स अब तभी ही ये डेफर्ड टैक्स में मैंने बहुत सारी बैलेंस शीट्स में देखा है कि हम एज एन ऑडिटर क्या करते हैं कि अगर कोई लॉस मेकिंग है, अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उसका डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना ही जरूरी है। देखिए अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, बट अगर प्रॉफिट में लॉस मेकिंग कंपनी है तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है ज्यादातर केसेस में। तो जब ये डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है तो क्वेश्चन ये आता है क्या ये 5 साल में रिकवर हो जाएगा या 6 साल में रिकवर हो जाएगा। अगर आपके पास फ्यूचर प्रोजेक्शंस में डाउट है या आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, लॉसेज ही रहेंगी कंपनी की, बट स्टिल गोइंग कंसर्न है क्योंकि उस ऊपर से सपोर्ट आ रहा है कि सर फंडिंग मिलेगी, काम होगा, फंड्स लगाएंगे चाहे लॉस में क्यों ना हो, तो ऐसे सिनेरियो में मैं AS22 में बहुत क्लियर बोलता हूँ डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे। तो ये चीज याद रखिए, प्रॉफिट मेकिंग में तो आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाइए, बट लॉस मेकिंग में डेफर्ड टैक्स एसेट तभी बनाइए जब आपके पास सर्टेनिटी है, और सर्टेनिटी हमेशा फ्यूचर प्रोजेक्शन से ही पता लगती है। तो आपको इस पर थोड़ा सा और ध्यान करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में हमने उस समय भी यही चीज समझाई थी कि जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं हमें उसकी इम्पेयरमेंट टेस्ट करनी है, और ये देखना है कि क्या ये एसेट या ये फिक्स एसेट या ये बिजनेस या ये वर्टिकल क्या ये मुझे कैश फ्लो जनरेट करके देगा फ्यूचर में,
या नहीं करके देगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं या मेरे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो लग्जरी मार्केट के लिए बने हैं, मुझे पता है अगले 1 साल के 2 साल भी नहीं वो बिकने वाले, तो मुझे उसकी इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है उसपे भी रिस्क है, और उसका जो फिक्स एसेट स्ट्रक्चर मैंने खड़ा किया हुआ है उसकी जो रिकवरी है, क्योंकि जब मैं एक फिक्स एसेट खड़ा करता हूँ बैलेंस शीट में, उसको डेप्रिसिएशन की फॉर्म में डेप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जब मुझे पता लगता है कि ये डेप्रिसिएशन उस यूजफुल लाइफ में नहीं होगा, उससे पहले ही ये खत्म हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में हम लोग इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स को प्रोविजन यूज करके बैलेंस शीट की इम्पेयरमेंट करते हैं। बैलेंस शीट में इम्पेयरमेंट प्लांट की भी होती है, सीजीयू की भी होती है और बिजनेसेस की भी होती है, डिपेंड करता है आप किस किस चीज को करना चाहते हैं, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक ही सारांश AS1 डिस्क्लोजर। कुछ ना समझ आए बेटर टू डिस्क्लोज, कुछ ना समझ आए बेटर टू डिस्क्लोज, बट ऐसा नहीं है ना समझ आए ना डिस्क्लोज करो, हमें हर चीज डिस्क्लोज करनी है। और गोइंग कंसर्न पे ये इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है, जहाँ पे अगर आप इसे क्लिक करेंगे, ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है, मैं सेशन के बाद फाइल मोहित को शेयर कर दूंगा। ये हमारे इंस्टीट्यूट का एक गाइडेंस है SF 570, जिसमें सारे टेस्ट की बात हुई है। इसको अगर आप पढ़ लेंगे, इस बार बहुत क्लियर है कि हमें गोइंग कंसर्न अच्छे से जानना है, और इस बार हमें कारों को बहुत अच्छे से जानना है, राइट। सेकेंड थिंग, चेंज इन एस्टिमेट्स में अगर कोई चेंज कर रही है कंपनी, एस्टिमेट्स चेंजेस कहाँ पे आएगा, प्रोविजन फॉर डेटर्स में आएगा, चेंज इन द लाइफ ऑफ द एसेट आएगा, अकाउंटिंग एजम्पशंस में चेंज आएगा, कोई हो सकता है कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे जाए, कंपैरेटिव एनालिसिस में अगर कुछ ज्यादा चेंज आ रहा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंज करने में अगर कंपनी को थॉट आ रहा है, तो ये सारी चीजें आप अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में डिस्क्लोज करेंगे। अगर आपके पास एक रिपोर्ट है तो ये देखिए, यहाँ पे एस्टिमेट्स हम डिस्क्लोज करते हैं, एस्टिमेट, यूज ऑफ एस्टिमेट। यहाँ पर हम बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं, अपनी बैलेंस शीट में हमने गैप को फॉलो करके पूरी बैलेंस शीट बनाई है, बट अगर चेंज होता है तो हमें यहाँ पे कमेंट करना पड़ता है। आप अपनी ऑडिट, अपनी जो भी क्लाइंट साइन करते हैं वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे ये पैराग्राफ होगा एस्टिमेट्स का, और उसके अकॉर्डिंगली इसको इस बार आप रिविजिट कीजिएगा, राइट। कारो 2020 डेफर हो गया 2021 के लिए, इसलिए कारो 20 मत फॉलो करना है इस बार हमने साइनिंग के लिए। सेकेंड थिंग, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर वाला आ चुका है। नेक्स्ट थिंग, इन केस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फंड, देयर इज अ डिले इन मेकिंग ऑफ PF PSI, तो आपको इसे कारो में यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको पॉइंट नंबर 6 पे, ये पॉइंट्स बहुत स्टैंडर्ड्स हैं, आपको इसके साथ, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस of the records of the company, amount deducted in the books of account in respect of undisputed statutory due, including income tax, GST and other material, have been regularly deposited. अगर रेगुलरली नहीं है तो इरेगुलरली, या देर आर फ्यू केसेस इन विच देर इज अ डिले, ये तब आपको डिस्क्लोज करना है ए पैराग्राफ जब अनडिस्प्यूटेड है। अगर डिस्प्यूटेड है तो आप इसे पॉइंट नंबर 2 में बताएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन टू देयर इज नो ड्यूज ऑफ द इनकम टैक्स, आप जो भी आपका अप्रोप्रिएट होगा आप उसे सेलेक्ट कीजिएगा, बट इस बार आपको बड़ा क्लियरली बताना है कि डिस्प्यूटेड में क्या अमाउंट है और अनडिस्प्यूटेड में क्या अमाउंट है आपका, ठीक है। आगे चलें।